जब भी हिंदुस्तान के इतिहास के बारे में हम पढ़ते हैं और ख़ासकर अंग्रेज़ों के काल के बारे में, तो ये बात बहुत अजीब लगती है कि किसी भी वक़्त हिंदुस्तान में 2 सवा 2 लाख से ज़्यादा अंग्रेज़ थे नहीं। तो फिर क्या हुआ कि वो यहाँ पर शासन कर सके? तो एक्चुअली हुआ ये था कि हमारे देसी सिपाही जो उनकी सेना में थे, वो अपने आकाओं की तरफ से या शासकों की तरफ से या मालिकों की तरफ से इस देश पर शासन करते थे या प्रशासन चलाते थे या फिर कहिए कि सिस्टम की देखरेख करते थे। तो सच ये है कि हमने अपने हाथों से मतलब अपने ही हाथों से खुद को गुलाम रखा। सुनने में आज थोड़ा-सा अजीब लगता है कि ऐसा कैसे हो गया? 2 लाख अंग्रेज़ थे, हम तो इतने सारे थे, बट ऐसा होता नहीं है। हिस्ट्री कुछ इसी तरह की है कि वो ब्लैक वाइट होती नहीं है, ग्रे होती है और जब घटनाएँ घट रही होती हैं और हम उनका हिस्सा होते हैं, तो कई बार हम समझ नहीं पाते कि आने वाला वक़्त जो है वो इसे कैसे देखेगा। तो मेरे हाथ में एक किताब है, बहुत इंटरेस्टिंग है, रविंद्र राठी ने लिखी है, ट्रू टू देयर सॉल्ट। मतलब एक तो उसका शीर्षक ज़बरदस्त है और मैं रविंद्र जी से ही पूछूँगा कि ये क्यों रखा उन्होंने? और रविंद्र जी का एक तो बहुत-बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद। और इंटरेस्टिंग ये भी है कि रविंद्र जी पहले हिंदुस्तान में पढ़ते थे, फिर ब्रिटेन में पढ़ने लगे। उसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स की पढ़ाई की, लेकिन फिर मैंने पढ़ा कि आप जो हैं धीरे-धीरे बैंकिंग की तरफ चले गए, बैंकर हो गए जी, और अब आपकी पहली किताब आ गई है जी। और किताब भी इतिहास पर आई है। जी। तो एक तो इसमें बहुत रंग हैं इस परिचय में, जी। तो ये तो आप बता ही देंगे। मगर ये सबसे ख़ास बात है कि रविंद्र जी ने जो किताब लिखी है, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी पर है, उसके लिखने के पीछे एक बहुत दिलचस्प कारण है और वो कारण आप अपने मुँह से बताएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी, जी। धन्यवाद नितिन जी, मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए और बहुत खुश हूँ आपसे डिस्कशन करते हुए। जी। तो हाँ, बिल्कुल ये किताब मतलब मेरे पर्सनल इंटरेस्ट से शुरू हुई। ये मेरे नाना जी सैडली ही पास्ट अवे इन 1995 में उनका देहांत हो गया। हुँ। पर मैं उनके पास कम से कम हर साल 10-15 साल तक मैं उनके पास टाइम मैंने उनके साथ व्यतीत किया। हुँ। तो अपने बारे में काफ़ी कहानियाँ सुनाते थे अपने हिसाब से अपने नवासे को, जो भी बातें दुनिया की और देश की और सब तरह की बताते थे। तो वो सुन सुन के मैं सबसे इंटरेस्टिंग मुझे उनका ये लगता था हुँ। कि वो जवानी में, बल्कि आप टीनेज ईयर्स ही कह सकते हैं, जब वो 17-18 साल के थे तब 1939 में उन्होंने आर्मी ज्वाइन की। 1939 में 1939। सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया था। हाँ, शुरू होने के लिटरली थोड़े से महीने पहले। अच्छा। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तब तो बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट ड्राइव हो गई थी। पर हरियाणा, जैसे आपको पता है, पंजाब में तो ट्रेडिशनल जो ओरिजिनल हुँ। ओरिजिनल तो क्या, जो नॉर्मल रिक्रूटमेंट होती थी वो वहीं से होती थी। तो वो झज्जर जो ज़िला है उसके खुंगाई गांव में रहते थे। तो उन्होंने मतलब आर्मी सब 3 भाई थे, तो बाकी 2 अपना खेती करते थे और कोई ना और कोई उन्होंने तो। ब्रिटिश आर्मी जॉइन की। हाँ, वो मतलब हाँ। ट्रेडिशनल था उनके दादा परदादा सब यही करते थे, एक ही प्रोफेशन था, या तो खेती करो या फिर आर्मी में ज्वाइन करो। अच्छा, तो और तो कोई स्किल वहाँ मतलब पे। आर्मी ठीक-ठाक ढंग से जी। उम, स्वरूप में भी शायद आई नहीं थी 1900 से पहले तो। हुँ। आपकी ही किताब में मैं पढ़ रहा था, आपने अपनी किताब में जो लिखा मुझे बहुत मज़ेदार लगा वो कि पहले जब आर्मीज़ बनती थी, जी। तो उसमें ऐसा नहीं था कि जिस तरह की आज होती है कि हुँ। लड़के जो हैं चाहते हैं हम आर्मी में आएँ और हम ऑफ़िसर्स बनें, बल्कि अपराधियों को भी रखा जाता था हुँ, हुँ। जिनकी सज़ा होती थी जेल में। ये होता था इंग्लैंड में। ओके। भारत में नहीं होता था। हुँ। भारत में और इंग्लैंड में हुँ। जो आर्मी का जो प्रोफ़ेशन था, उनको बिल्कुल अलग-अलग नज़रिए से देखा जाता था। तो आप जो कह रहे हैं वो सही बात है बिल्कुल, कि इंग्लैंड एक तो छोटा कंट्री था पॉपुलेशन वाइज़, बेयरली 1% दुनिया की उनकी पॉपुलेशन थी। और उनके जो मेन राइवल थे फ्रांस, उनके कंपैरिज़न में भी ये बहुत छोटा कंट्री था। 1700 में इंग्लैंड की फ्रांस की पॉपुलेशन यूके की पॉपुलेशन से 2.5 गुना ज़्यादा थी। 1800 में 1.5 गुना ज़्यादा थी। और 1900 में जाके 200 साल के बाद हुँ। फाइनली यूके की पॉपुलेशन और फ्रांस की पॉपुलेशन एक तरह से बराबरी में आ गई। अच्छा।
और होता क्या था कि आज तो जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो सोसाइटीज़ की, इकोनॉमीज़ की, वो बिल्कुल। डिफ़र करती है। अफ्रीका में बहुत गरीबी है, इंडिया मिडिल लेवल पे है, यूरोप बहुत अमीर है। उस टाइम पे इतनी जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी सोसाइटीज़ की डिफ़र नहीं करती थी। तो ब्रॉडली सभी सोसाइटी गरीब ही थे, एक तरह से ये कह सकते हैं आप। तो उस टाइम पे होता क्या था कि आप जो आपके जो स्टेट और जो कंट्री है पावरफुल वो होता था कि जिसमें ज़्यादा आदमी होते थे, ज़्यादा इंसान होते थे, क्योंकि सब थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते थे। और जब उसको एग्रीगेट करें तो आप जितना बड़ा कंट्री पॉपुलेशन वाइज है आपकी उतनी ज़्यादा पावर है। आबादी का महत्व बहुत ज़्यादा था। आबादी का महत्व बहुत ज़्यादा था। तो यूके एक ऐसा कंट्री था, देखिए यूरोप इन जनरल बट यूके इन पर्टिकुलर आइलैंड पे कुछ होता था नहीं। आप पैसा कैसे बनाते हैं? पैसा आप ये दो ही चीज़ से बना सकते हैं, या तो आप दुनिया को कुछ दें, हम्म, उसके बदले में आप वो पैसा पैसा दें, लें। ठीक है, हम्म, या फिर आप चोरी चकारी उस तरह से झगड़ा छीना से पैसा बना सकते हैं। दो ही तरीके हैं, और तो कोई तरीका था नहीं हिस्टोरिकली। आज एक तरह से उसको सोफिस्टिकेटेड कैपिटलिस्ट सिस्टम में कई तरह की और चीज़ें आ गई हैं, पर अच्छा, हो आज भी यही रहा है, लेकिन जो आपने कहा अभी। एग्जैक्टली तो पहले दो ही तरह की, और हम्म, अब वहाँ पे तो कुछ कोई ऐसी चीज़ थी नहीं जिसको कोई दुनिया में चाहता। आप वो बेच दें ऐसा था नहीं हाँ, उनके 1700 पास। से 17th सेंचुरी इंग्लैंड में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी दुनिया में जिसकी किसी की भी इच्छा थी कि भी वहाँ से मंगाए, उनके बदले में हम उनको सिल्क दें या वो दें। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ नहीं था। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ नहीं था, तो उनका क्या था? उनका यही था कि भी बाहर जाके कुछ ना कुछ अपना, जैसे गरीब लोग आज भी जाते हैं गाँव से निकल निकल के कहीं पे, तो वो भी अपना निकलते थे कि भी कहीं कुछ एक्सप्लोर लूटपाट करेंगे, एक्सप्लोर कुछ करेंगे, मिलेगा तो खरीद लेंगे, कुछ इधर आके मिलेगा महंगा खरीदने। बेच देंगे। नहीं, हाँ, महंगा बेच देंगे। तो सबसे ज़्यादा उनको कीमती एक्सपोर्ट जो रूट हाथ लगा वो था स्लेव्स, एक तरह से अफ्रीका से। अच्छा, हाँ, तो इधर मसाले उधर गुलाम। हाँ, उधर गुलाम। अभी मसाले नहीं आए, मसाले बाद में आएंगे। ये है इंडिया में आने से उनके पहले की कहानी। हम्म 1600 के थ्रू आउट 1600 के एंड अर्ली पार्ट ऑफ 1700, लेट पार्ट ऑफ 1500। तो सबसे पहले उन्होंने पैसा बनाया इसी चीज़ से कि भी स्लेव्स लेके अपना उनको कैरिबियन आइलैंड्स में वहाँ पे शुगर प्लांटेशन इस तरह की चीज़ों में, और उन स्लेव ट्रेड में मतलब पैसा बनाया। पैसा था। पर उतनी लूटपाट और स्लेव ट्रेड के बावजूद भी दे जस्ट बेयरली मैनेज टू गेट आउट ऑफ द अटर पॉवर्टी दैट दिस आइलैंड वाज इन, बिकॉज देयर वाज नथिंग। अब इंडिया, चाइना, ये सब चीज़ें अलग, ये सब इकोनॉमी बहुत अलग थी इनसे। एक तरह से बड़ी इकोनॉमीज थी, वो अपनी एक्चुअली चीज़ें बनाते थे जिनकी वर्ल्ड में डिमांड थी। आपने तो बताया शायद, मतलब हिंदुस्तान की जो जीडीपी है, जी, दुनिया की जीडीपी में उसकी भागीदारी करीब 40-50% तक थी। 1700 में 25% के आसपास थी, बाप रे। और यूके की उस टाइम पे 2.5-3% के आसपास थी। तो ये तो हो गया बड़े लेवल पे, पर इंडिया में आदमी भी ज़्यादा थे उस टाइम पे। बिल्कुल। व्हाट मैटर्स इज़ के पर कैपिटा, कि हर एक इंडिविजुअल के पास कितना पैसा था। उसमें भी थोड़ा सा इंग्लैंड का ज़्यादा हो गया था, क्योंकि वो जो 1.5 सेंचुरी का स्लेव ट्रेड उन्होंने किया, उसके थ्रू उन्होंने थोड़ा सा एक्वायर कर लिया था, पर डिफरेंस वॉज बेयरली नथिंग। आप कह सकते हैं 20-30% का डिफरेंस था इंडिया और यूके के जीडीपी ठीक है। पर कैपिटा में। तो एक तरह से आप यूके, आज जैसे आप लंदन जाएंगे तो आपको लगा ओहो ये तो जन्नत पहुंच गए, पर उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। कोई इंग्लैंड से यहाँ पे आएगा, दिल्ली में आएगा तो चकाचौंध होता था कि कितना पैसा, ज्वेलरी, ये वो। और इंडिया से वहाँ जाएगा तो उसको कोई खास नहीं फ़र्क पड़ता था, बल्कि वो लगता है कैसे ये मतलब कीचड़ में रह रहे हैं, इनके पास सीवर भी नहीं है, ये है वो है। तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं था 1700 में इंडिया और यूके के बारे में, इकोनॉमीज़ के बारे में। पर वी कम बैक टू द पॉइंट कि सोल्जरी का कैसा था। सो पहले तो वो उन्होंने अपनी गरीबी हटाने के लिए ये गुलाम खरीदे बेचे। गुलाम खरीदे बेचे। अब वो गुलाम खरीदे बेचे का जो सिस्टम है वो धीरे धीरे मुश्किल होता जा रहा था। बाकी भी सब उसमें लग गए, डच भी लग गए, फ्रेंच भी लग गए, चारों तरफ से उसमें एक तरह से। और फाइनली जो उनका सबसे बड़ा मार्केट था गुलाम बेचने का, अमेरिका का, वो एक तरह से उनसे आज़ाद हो गया। वो गोरे ही थे, पर उन्होंने अपने आप को इंग्लैंड से आज़ाद कर दिया 1780s में कि भाई हम अपना अलग कंट्री बनाएंगे। तो वो इनके हाथ से छूट गया। तो एक तरह से इनका जो पहला एम्पायर था वो हो गया ख़त्म। और उसमें इन्होंने एक तरह से अपने आप को, इकोनॉमी को और अपने कंट्री को थोड़ा सा ऊपर उठाया, पर उस टाइम पे कोई ये नहीं थे कि भी दुनिया के सर्वोपरि थे। तब क्या होता था कि उस जो थोड़ा बहुत पैसा वहाँ से बनाया, तो उसके बाद उनकी इच्छा होती थी कि भाई अब मोटा पैसा कैसे बनाया जाए। अब जैसे आप गांव से निकले हो, पहले बॉम्बे गए, दिल्ली गए, ठीक है, वहाँ पे आपने किया, पर फिर उसके बाद ये होता है न्यूयॉर्क जाएं, लंदन जाएं, वहाँ पे और भी बड़ा मतलब। तो उस हिसाब से जो इन वर्ल्ड का न्यूयॉर्क, लंदन जो था, वो कलकत्ता, इंडिया, ये जगह थी। सबकी इच्छा यही थी कि भाई ओहो किसी तरह से इस ट्रेड पे हमारी हम घुस जाएं। हम घुस जाएं और खूब पैसा बनाया जाए।
तो फिर वो इंडिया में इन्वॉल्व तो 1600 से ही हो गए थे, हाँ पर धीरे धीरे उस ट्रेड के साथ साथ पहले तो उनके पास कुछ होता नहीं था, वो जो भी सिल्वर वहाँ से लेके आते थे, गोल्ड लेके आते थे स्लेव बेच के, वो सारा का सारा इंडिया में डिपॉजिट हो जाता था, क्योंकि यहाँ से फिर ये इंपोर्ट करते थे मसाले, मसाले ले जाते थे। चाय, हाँ। सिल्क, ये सब, इन सब चीज़ों, कॉटन, ये सब, मतलब सब की सब यहाँ पे उनका पैसा ख़त्म हो जाता था। पर ब्रॉडली उनका ये था कि भाई अपना हम ट्रेड कर रहे हैं, पैसे पीट रहे हैं और अपना काम करते हैं। थोड़ा बहुत एक आधी बार क्या होता था कि भाई एक फोर्ट बना लिया बिना परमिशन के, या बड़ी फोर्टिफिकेशन कर ली, फिर उनको वो तोड़ देते थे, उनसे माफ़ी मंगवाते थे और फिर बना ले, मतलब इस तरह से था, पर बहुत छोटा छोटा, उनका कोई बड़ा भारी मिलिट्री रोल थ्रू आउट 1600 इंडिया के अंदर नहीं था। एक बार सिर्फ उन्होंने नवाब 1688 में थोड़ा सा झगड़ा किया था बंगाल वाले से। पर उनकी अच्छी पिटाई हुई उस टाइम पे, और फिर वो माफ़ी मांगी, 2-3 साल तक उनका ट्रेड ख़त्म कर दिया, और उनको दोबारा, फिर औरंगजेब ने दोबारा हाँ, औरंगजेब फिर ने शुरू उनको, करवाया कि हाँ, चलो अब कर लो। हाँ, क्योंकि उनको भी फ़ायदा था कि भी जितने अलग अलग कंट्री हैं उनकी अलग अलग ट्रेडिंग कंपनी है, जितना ज़्यादा ट्रेड करेंगे उतना पैसा पैसा देते एक्सचेकर थे। में भी आएगा, तो वो तो एक तरह से आम बात होगी। तो ये मतलब वहाँ पे इंडिया में, पर उस टाइम पे जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो फिर भी इंडियंस के ही हाथ में था। थोड़ा बहुत पोर्टुगीज़ कह सकते हैं आप कि वहाँ पे उनकी पुरानी थी, पर गोवा कोई बड़ी टेरिटरी नहीं है, एज ए टेरिटरी इट्स अ स्मॉल पोस्ट, इसलिए उधर कोई खास देख भी नहीं रहा था। हाँ, कोई खास देख भी नहीं रहा था, और उनकी जो पावर थी वो मतलब सी के ओशंस के ऊपर ही झगड़े होते थे अधिकतर उनके, नेवल रूट ब्लॉकेट करना इधर उधर, ये वो, लैंड के लिए तो वो जा भी नहीं रहे थे। लैंड के लिए वो जा भी नहीं रहे थे और जा भी नहीं पाए, और तो एक छोटी सी पॉकेट में रहे। वहीं रह गए। तो पर फिर जब ये औरंगज़ेब की मतलब सत्ता आई, उसने मतलब अपने पिताजी को जेल कैद में किया, डाल के, ये सब दारा अब हम शिकोह को जानते मार ही हैं, दिया। दारा शिकोह मार दिया, और उसके बाद फिर उसकी पॉलिसीज़ मतलब और भी और कट्टर होती चली गई, और कट्टर होती चली गई, तो फिर उसके रिबेलियन हुए उसके खिलाफ, मराठास साउथ में, जाट्स का दिल्ली के आसपास, और सिखों की तो लड़ाई 1600 से इनसे चली आ चल ही ही रही रही थी। थी। तो वो एक तरह से उससे क्या हुआ कि इससे पहले जो उनके झगड़े होते थे, जो सूबेदार, जो गवर्नर, रीजनल गवर्नर होते, प्रोविंशियल गवर्नर होते थे, वो सारे मुसलमान होते थे। वतन जागीर अपनी राजपूताना में होती थी, उसके अलावा जो अपॉइंटेड होते थे वो सारे मुसलमान होते थे, और वो ब्रॉडली मतलब इसके कंट्रोल में रहते थे एम्पर में, कोई ज़्यादा ऊपर नीचे जैसे दिल्ली के इन्फ्लुएंस में रहना होता था दिल्ली ना, के दिल्ली उन्हें भेजती थी। और कोई ज़्यादा उछलने लगता था तो बाकियों को उसके ऊपर लगा देते थे। तो अब शाही जैसे सेना भी आ जाती थी शाही कई बार सेना, ठीक करने। जी, जैसे अब अफ़गानों ने शाहजहाँ के साथ पंगा किया था, उन्होंने कोशिश करी, दाऊद खान पानी, और उन्होंने उनको पकड़ के बंगाल तक मारा। पहले वो भागा भागा गोलकुंडा की तरफ गया कि किसी तरफ बच जाए, गोलकुंडा से उसको निकाल दिया, और फिर वो जाके बंगाल में बैठे। तो ये हालत होता था। पर ये था कि भी कोई भी जो तैमूर के वंशजों की उसको चैलेंज नहीं करता था कि भी ये मान सॉवरेन तो है। लिया ही गया था हाँ, कि देखो भाई, चाहे कोई आज उभरे या कल, हाँ, लेकिन दिल्ली पे तो शासन इनका ही इनका है, ही है, यही यही है। ये 5-6 पीढ़ी हो ही गई थी। हाँ। पर जब ये मतलब जब मराठा, जाट और ये इन्होंने इनके ऊपर हमले करने शुरू करे, तो उसके बाद फिर धीरे धीरे मतलब एक तरह से इनकी प्रेस्टीज हिल गई, बिल्कुल, और कि अब तो कोई भी लड़ने चला जाता है। हाँ, कोई भी, और ये तो धर्म वाले भी नहीं हैं, हाँ, ये तो बेधर्मी है, और उसके बावजूद तो वो है मतलब जो दब कर रह रहे थे हाँ, औरंगजेब के वक्त। और इतनी हिम्मत इनकी, ये देखो कि एक मेरे मामा की उंगली काट गया, शायद उसकी खान की, शाइस्ता खां। हाँ, इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं जाटों ने यहाँ पे क्योंकि जो बाहर जो प्रोविंसेस थी वो थी गवर्नर्स के कंट्रोल में। हाँ, जो दिल्ली के आसपास का एरिया था वो पर्सनल की अपने घर का, उसका पर्सनल प्रॉपर्टी थी, और जाटों ने उसी को, वो एनसीआर था ना। हाँ, एनसीआर तो उसी के अंदर अपने कुछ न कुछ लूटपाट, उनका लूटपाट से ही शुरू हुआ था उनका मामला सारा। और आगरा से दिल्ली तक कोई भी मतलब पैसे दिए बिना उनसे आ ही नहीं जा सकता था, और ये दुनिया मतलब पूरे कंट्री में सबसे स्ट्रेटेजिक पीस ऑफ टोल टैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, लगा दिए थे टोल टैक्स दिल्ली के लगा चारों दिया। तरफ। दिल्ली के चारों तरफ, और सिखों का तो था ही अपना मामला। उनका तो पुराना झगड़ा था। उनका तो काफ़ी पुराना झगड़ा था, अर्जुन सिंह जी को बिल्कुल, जब धार्मिक झगड़ा भी था धार्मिक उसमें, झगड़ा भी बिल्कुल। था थोड़ा उनका। तो वो सब चल रहे थे। इन बातों से क्या हुआ कि धीरे धीरे मतलब इनकी जो प्रेस्टीज है वो हल्की होने लगी। अब जब तक औरंगजेब जिंदा था तब तक तो उसने पूरी कोशिश करी, और मतलब एक्सपैंड करके, और उसने इनको दबा के रखा। झगड़े तो उसके टाइम में ही शुरू हो दक्षिण गए तक थे, जाता था, दक्षिण तक और वहीं जाता उलझा था, भी रहा। उलझा भी रहा पूरा, पर उनको दबा नहीं पाया एक ठीक है। जगह से दूसरी। पर मरने के बाद फिर एक तरह से वो डिसइंटीग्रेशन उसकी स्टार्ट होने हो लगी। गई शुरू।
और उस डिसइंटीग्रेशन के स्टार्ट होने के बाद जो पहले जो मुसलमान गवर्नर थे जो मोर और लेस ब्रॉडली इनके साथ रहते थे, दे स्टार्टेड टू लुक आफ्टर देयर ओन इंटरेस्ट। पहले क्या होता था मुगल एम्पायर में, एम्परर नॉमिनेट करता था कि भाई तुम यहाँ पे जाओ, तुम वहाँ पे जाओ, तुम ऐसे जाओ और ऐसे जाओ, बिल्कुल वहाँ पे टैक्स कलेक्ट करो और इतनी फौज मेंटेन करो, जिस दिन मैं बोलूँगा उस दिन फौज लेके आओ। पहुंच जाना। अब 1939 में जब आपका नादिर शाह आया तो उसमें 1739 सॉरी 1739 में नादिर शाह आया, उस टाइम पे हिंदुस्तान के 30% मिलिट्री भी कैपेसिटी भी नहीं थी उसको खिलाफ जाने के लिए। मराठास तो दूर थे, कोई राजपूत सरदार कुछ नहीं, मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं कोई था। रेजिस्टेंस ही नहीं थी। और बहुत सही मौका चुना था उसने। जो मेन अपने उसके अवध वाला और निज़ाम था वो आपस में एक दूसरे की काटने में लगे हुए थे। तो सो दैट वाज द सिचुएशन इन विच द फॉरेन ट्रेडिंग कंपनी सडनली इन 1740s, प्राइमरीली फ्रेंच एंड इंग्लिश, उनके भी अपने वहाँ पे झगड़े थे। अब वहाँ पे एक ऑस्ट्रिया में मारिया थेरेसा एक लेडी थी ऑस्ट्रियन, उसकी एम्परर की बेटी, उसके जो फादर की डेथ हो गई तो उसका वहाँ पे वॉर ऑफ सक्सेशन हो गया। अब जो उसके सब्सिडरी स्टेट्स थे प्रशिया, जो नॉर्थ ऑस्ट्रियन प्रिंसिपैलिटीज़ थी, वो बोले कि नहीं, औरत को नहीं हम बनने देंगे एम्प्रेस। पर उसने अपना अकेली लड़की थी अपने बाप की, तो उसकी जो सक्सेशन के ऊपर झगड़ा हुआ 1740s में, और फ्रांस और इंग्लैंड तो रहते ही दूसरी साइड में थे, तो उनका आपस में वो झगड़ा, तो उस वक्त के अमेरिका रूस थे। हाँ अमेरिका रूस थे, उनका ये आपस में झगड़ा था। इंग्लैंड ने उनको सपोर्ट किया, उन्होंने फ्रांस इंग्लैंड ऑब्वियसली ने उनके, मारिया को किया। हाँ, और वो उनके खिलाफ गए, तो फिर उनका ग्लोबल ये एक तरह से झगड़ा फैलता गया। अब जैसे वहाँ पे फैला तो उनकी ट्रेडिंग कंपनीज में भी फैल गया। मतलब कुल मिला के बात ये थी कि अगर वहाँ झगड़ेंगे हाँ तो दुनिया में अगर कहीं भी होंगे ये दोनों हाँ, तो फिर झगड़ेंगे ही। वहीं पे झगड़ेंगे। तो इनका ये था। तो फिर वो झगड़ा 1740s में इंडिया में इनका बढ़ता चला गया। अब उस बढ़ता चला गया तो, पर अंग्रेज़ों से पहले जो फ्रेंच थे, उन्होंने अपनी एक तरह से इंडियन सोल्जर्स को हायर करने की प्रोसेस को पहले शुरू किया। उन्होंने शुरू किया उन्होंने शुरू किया 1740 कि लोकल लोगों को आर्मी में रखा जाए। हाँ, पौंडीचेरी में। अंग्रेज़ क्या करते थे, अंग्रेज़ के पास जैसे वॉचमैन की ड्यूटी होती है ना, इस तरह से हायर करते थे। थोड़े बहुत उनके पास मार्शल, कोट एंड कोट जो आज मार्शल कहते हैं, उन बैकग्राउंड के थे, पर उनकी प्रेफरेंस होती थी कि तोपासीज़ को लें। तोपासीज़ होते थे हाफ पोर्टुगीज़ क्रिश्चियन अच्छा जो लोग, कैथलिक, अच्छा, उनकी प्रेफरेंस ये होती थी कि और कुछ नहीं तो कम से कम ये इनका धर्म हमारे साथ है, ऐसे समझा लेंगे। ये हाँ इनको समझा लेंगे। और उनको बोलते भी थे कि भाई आप हमारी तरह ड्रेस करो, जो अच्छा। ये जो वो गोरों उनकी, वो लाल वाली जो है, हाँ वो टोपी वोपी ये सब टोपी पहनोगे तो आपको ज़्यादा पैसे देंगे, इसका ज़्यादा पैसा देते हैं उनको, ताकि मतलब अब इतने बड़े कंट्री में जो सबका फेस ही अलग दिखे, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो आदमी को चाहिए ना कि भी हाँ ये मेरे गांव से आया है। हाँ वो होता ही है। और कुछ नहीं तो ये हमें थोड़ी बहुत हेल्प करे, तो उनको ये लगता था। दूर देश में तो अपने प्रांत का आदमी लगता है मेरे घर का ही है। हाँ घर का ही है, तो उनका यही हिसाब था। शुरू में कोशिश यही करते थे जो वॉचमैन, जो लोकल गार्ड की ये ड्यूटी कितना इंटरेस्टिंग है, ऐसे मुझे बीच में ख्याल आया जी कि जब किसी पर शासन करना हो हम्म तो देखते हैं कि इनमें कितने भेद हैं, जी ताकि हम उसमें मजे कर सकें, जी इसे इसके खिलाफ उसे उसके खिलाफ। जी और जब अपना खुद का शासन स्थापित करना हो जी तो जिनके साथ आपको हाथ मिलाने पड़ते हैं तो हम ये ढूंढते हैं कि कहाँ हम समान हैं। जी 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 तो जिन पुर्तगीज से कंपटीशन था बेसिकली, जी उन्हें अपने नौकरी पर रख लिया, हाँ, उनको अपनी नौकरी पे रखते थे, बता के उनको कि हम ईसाई हैं। ट्रस्टवर्दी, उनको ये लगता है कि हाँ भाई ये ईसाई हमारे हैं हम साथ तो, रहेगा। चलो। हाँ, टोपासीज बोलते थे उनको। हम्म। पर वो बहुत छोटी फोर्स थी, हंड्रेड्स मैक्सिमम 1000 के आसपास कभी गई होगी बस वो 1740 गोदाम तक। और किले के लिए। हाँ, बस अपने किलों की वॉचमैन की ड्यूटी के लिए, कोई ऑफेंसिव फोर्स उनके पास नहीं हाँ थी। हाँ। बट मिड 1740s तक जो पौंडीचेरी का रीजनल गवर्नर था, उसने 2000 सिपाही की 2 बटालियन तैयार कर ली थी उस टाइम पे। उनको लगता था कि भी कुछ ना कुछ होने वाला है। जैसे ही नादिर शाह ने दिल्ली को, एम्परर को, अटैक किया मोहम्मद इस पे, शाह को हाँ अटैक हाँ किया और हाँ हाँ। बेइज्जती करी, तो उनको लग गया था कि अब कुछ नहीं बचा है इस एम्परर के पास, कि ये तो खाली ये हमें सिक्योरिटी दे ही नहीं हाँ पाएगा, ये नहीं दे पाएगा, और मतलब पूरे के पूरे कंट्री में अपहीवल होने वाला अब है, केओस होगा, अब केओस होगा और हमारी कुछ ना कुछ उसमें फ़ायदा, लूट मच जाएगी। लूट हाँ, इसलिए मचेगी, हम अपना सिक्योरिटी भी कर लें, अपनी सिक्योरिटी और कर किसी से लें, लड़ना और हो तो सेना बना ही लो। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे शुरू ठीक हुआ, ठीक। और इनका झगड़ा 1740s में फिर धीरे धीरे बढ़ता गया। एक अच्छा। शिप ने फ्रेंच ने उसको अटैक किया, उसने उसको अटैक किया। तो जो कर्नाटक का नवाब था उसने बोला कि यहाँ मेरी टेरिटरी में आप झगड़ा मत करो, आप दोनों चुपचाप रहो और झगड़ा मत करो। पर वो माने नहीं, फिर भी एक दूसरे को झगड़ा करते रहे। तो फ्रेंच ने खासकर एक इसको मद्रास पे अटैक किया, तो इंग्लिश भागे भागे गए नवाब पे कि आपने तो बोला झगड़ा मत करो। इन्होंने अटैक करके ऑक्यूपाई कर लिया। तो फिर उसने अपने बेटे के साथ एक फोर्स भेजी कि भी आप जाके इनको लेसन सिखाओ।
पर क्योंकि फ्रेंच उस टाइम पे ऑलरेडी बटालियंस में ऑर्गेनाइज थे और उनकी ट्रेनिंग और ड्रिल बेटर थी, उन्होंने एक अपनी ऐसे बड़ी फोर्स को आडियार रिवर के पास डिफीट कर दिया। और वो मिलिट्री एक तरह से हिस्ट्री में दैट वाज अ शॉकिंग न्यूज़, जो पूरे एटलीस्ट डेक्कन में तो वो शॉकिंग न्यूज़ था ही था कि फिरंगियों की एक छोटी फोर्स ने, ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ देम वर स्टिल इंडियंस बट ड्रिल्ड एंड कमांडेड बाय यूरोपियन फ्रेंच। स्विस, पर्टिकुलरली स्विस ऑफिसर पारदेस, उन्होंने उसको बड़ी कैवलरी को भगा दिया। तो उसके बाद फिर मतलब लोगों की आंखें चकचौंध हो गई कि भी ये तो मतलब कुछ, ये एक नई ताकत है। हाँ एक नई ये ताकत तो आ नई गई। फोर्स है। ये तो नई फोर्स आ गई। और उसके बाद फिर उसके बाद जो मतलब इंडियन अथॉरिटीज़ का तो रिस्पॉन्स ये था कि किसी तरह से हमारी जान बच जाए। अब वो नवाब ऑफ कर्नाटक वो देखता था निज़ाम की तरफ कि भैया आप तो वॉइस रॉय तो डेक्कन में आप ही हैं, आप ही मेरे को हेल्प करें। अब निज़ाम की हालत ये थी कि मराठास डे इन एंड डे आउट उसको डिसलॉज करने में लगे हुए थे, तो उसको अपनी उनसे बचने की कोशिश थी। और उसके बाद फिर जो चिन किलिच खान जो फर्स्ट निज़ाम उल मुल्क था 1748 में, जब ये झगड़े चल रहे थे उस टाइम पे वो मर गया। तो फिर उसके बाद स्टेक्स और बढ़ गए कि अब तो पहले जो झगड़ा था वो सिर्फ कर्नाटक का था, अब झगड़ा डेक्कन का हो गया पूरा पूरा इंक्लूडिंग और हैदराबाद। दिल्ली से कोई आ नहीं रहा है, हाँ, दिल्ली से कोई ना तो आना है ना जाना तो है। मजे ही मजे। तो मज़े ही मज़े थे। गेम फिर से शुरू हो गया, गेम मतलब फिर अब से जो कब्जा लो कब्जा आपका लो हो गया। बस। तो फिर फ्रेंच ने ये सोचा कि चलो हम मतलब अपना कैंडिडेट लगाते हैं और इंग्लिश अपना कैंडिडेट लगाते हैं। शुरुआत में फ्रेंच आगे थे। हाँ, शुरुआत में फ्रेंच आ गए थे, पर धीरे धीरे मतलब ये बड़ी लंबी कहानी है बहुत डिटेल की, कि धीरे धीरे एक तरह से इंग्लिश कुछ सर्कमस्टांसिस की कहो, कुछ उनकी मतलब सूझबूझ कहो, और कुछ मोस्टली एक्सीडेंट कहो, वो जीत गए साउथ में। और जीते वो तब रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव वो जीते वो तब जब वो उन्होंने इंडियन सोल्जर्स को हायर करना शुरू किया, क्योंकि पहले तो उनके पास फाइटिंग फोर्स थी नहीं। अब जब 1740s में झगड़ा बढ़ा तब फिर उन्होंने बोला कि नहीं बाबा, ये तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, रिक्रूट करने पड़ेंगे रिक्रूट जैसे करने। इन्होंने किया। एग्जैक्टली। और देखो ये काम कितना बढ़िया कर रहे हैं, मतलब ये तो ऐसे ही, ये तो फ्रेंच से भी ज़्यादा मतलब डेडिकेटेड हैं और इनका ग्राउंड जानते हैं और लड़ना जानते हैं, तो इनको फटाफट रिक्रूट करो। फिर उसके बाद जो मतलब वो क्या बोलते हैं ना, आंधी चली 1740 में उनके पास मुश्किल से कुछ 100 500 600 700 800 सोल्जर्स होंगे। 1765 तक उनके पास 30,000 ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी, बाप रे। 30,000 मतलब एक 20 साल के अंतराल में कुछ एक 100 से लेके उनकी आर्मी 30,000 तक पहुंच गई। 30,000 सैनिक थे। और पर शुरू में क्या था कि वो हायर करते थे लोगों को ऐसे वॉर बैंड, कि भी कोई सूबेदार कहीं का है, वो आया कि भी मैं अपने भाई, ये मेरे भाई हैं, भतीजे हैं, ये मेरे गांव वाले हैं, हम 50 आदमी हैं, 50 आदमी के हिसाब से हमारी ये इतनी पे बनती है, आप हायर करो और हम अपना काम करेंगे। और वो अच्छा, उनको वो तो लंप ऐसे है जैसे आजकल सड़क पे मजदूर काम करते हैं, उनका एक हाँ ठेकेदार होता है। हाँ, बेलदार जैसे ठेकेदार, वैसा था। उस तरह का शुरुआत हुई। और उस टाइम पे देखो जब सिविल वॉर होता है तो सबसे उसकी बड़ी कैजुअलिटी अदर देन द पीपल हु गेट डिफीटेड इज सोल्जरी, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयड सोल्जर्स। अब जब अनएम्प्लॉयड और आर्म्ड सोल्जर्स किसी भी कंट्री में होते हैं दैट मीन्स ट्रबल। अब इराक में भी इन्होंने यूएस में क्या किया, उनको पूरे ऑफिसर कैडर को डिसबैंड कर दिया। क्या हुआ, 20 मतलब 15-20 साल लग गए, सही बात। अभी भी शांति नहीं है वहाँ कुछ पे। भी नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने गुट बना लिया। उन्होंने गुट आईएस बना लिए। रातों रात खड़ा हुआ। हाँ सब सारा हाथ तो उन्हीं का था। बिल्कुल। बिल्कुल। तो इतने बड़े कंट्री में जहाँ पे मतलब ट्रेन वेपन सोल्जरी इतने लार्ज एक्सटेंट तक अवेलेबल है और अनएम्प्लॉयड है, तो वो एक खतरे की घंटी है। तो इन्होंने उनको हायर किया और हायर करके इनको मतलब बड़ी पार्टनर, शुरू में जब इनकी पार्टनरशिप शुरू हुई इन लोकल सोल्जर्स के साथ, बड़ी बराबरी की इनकी वो थी कि भी हम आप जेन्युइनली पार्टनर्स हैं, आप हमारे साथ काम करते हैं, हम आपके साथ काम करते हैं। तो ये कोई नहीं था कि हम साहब हैं और आप ये हैं, इस तरह की चीज़ें नहीं थी अच्छा, शुरू में। बराबरी थी। ये बराबरी थी इनकी और पूरा रिलाई करते थे। बल्कि एक नाम है जैसे जमाल साहब, यूसुफ खान, कई और राजपूत ऑफिसर्स भी जो उस टाइम बिहार एरिया से थे, वो भी उनके नोटेड नाम है कि भी इनके बिना तो हमारा इंडिया में कोई काम ही नहीं है। जब भी आपस में खत लिखते थे तो इनकी तारीफें भी हाँ, करते तारीफ थे। करते थे कि यूसुफ खान, ही इज़ माई सोल डिपेंडेंस, ए पार्टिजन बेटर देन हिम आई हैव नेवर फाउंड इन दिस कंट्री एंड ही इज़ माई सोल डिपेंडेंस। मतलब कि जैसे मेरा पालनहार जैसे बोलते हैं ना, यही है भाई यहाँ तो। यही तो यूसुफ खान है, मैं तो यूसुफ तो खान पैसा की। तो बहुत बढ़िया मिलता होगा। नहीं, पैसा ठीक ठीक मिलता था क्योंकि मतलब मुगलों से तो बेहतर ही पेमेंट मिलनी शुरू हो गई होगी। हाँ, ये बड़ी ज़रूरी आपने बात बोली। दिक्कत क्या थी इंडिया में, जो मतलब सोल्जर्स को एम्प्लॉय करते थे उनकी कोशिश ये रहती थी कि वो मतलब थोड़ा सा पूरी पे ना करें। वो करते थे कि 9 महीने की पेमेंट कर दी, 3 की फिर उसको डिफर करके रोक रखते थे, ले। ताकि भी ये किसी और जगह ना चला जाए, इस तरह की।
फिर जब वॉर ये होता सब था, ये सब तरीके बहुत सालों से चल रहे हैं। हाँ, ये बड़े सालों से चल रहे हैं, पर यही लेसन भी है एक बहुत बड़ा, हुँ। कि ये तो एचआर वालों के लिए, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को भी स्टडी हाँ। करना चाहिए कि आप हाउ कैन यू हैव ए प्रॉपरली मोटिवेटेड फोर्स दैट कैन कॉन्कर द वर्ल्ड फॉर यू, इट डजंट मैटर वेयर दे कम फ्रॉम, बट सही दिस बात इज ये समझने की बात है। तो ये सब के सब का यही कीड़ा था, ये मतलब सोल्जरी को एरियर्स में रखते थे। एरियर्स में रखने के बाद जब वॉर शुरू होता तो ऑब्वियसली फिर वो बोलते कि हमारा पहले का पैसा निकालो, तब चलेंगे। तब जाऊँगा। तो इस तरह की चीज़ें, मतलब ये थोड़ा सा अनप्रोफेशनल चीज़, और ये सब अक्रॉस द बोर्ड था। इवन 1836 और 37 में गवर्नर जनरल का भांजा रंजीत सिंह से मिलने गया, अफगानिस्तान के इन्वेजन से पहले। अच्छा। तो उसने लिखा हुआ है कि रंजीत सिंह को बुढ़ापे में जो सबसे बड़ी बीमारी होती है उसको वो लग गई है, और वो बीमारी है कंजूसी। इसके दुश्मन दोस्त मोहम्मद खान और बाकी सारे के सारे मुसलमान इसकी प्रोविंस में इसकी गर्दन पे चढ़ने के लिए तैयार बैठे हैं, और ये फिर भी अपनी सैलरी नहीं दे रहा, पूरी नहीं तनख्वाह कर नहीं दे रहा। रहा। रेजिमेंट की 3 महीने की तनख्वाह नहीं दे रहा है। अब हो सकता है उसने आधी झूठ भी बोली होगी, हुँ। पर ये एग्जाम्पल ये है कि ये जो बीमारी थी ये सब के मतलब वाइड स्प्रेड थी। मुगल्स में भी थी, मराठास में भी थी, जाट्स में भी थी। लेकिन उस दौर तक ये एक अच्छा पेशा बन गया था, मेरा ख्याल है। देखो, पेशा तो सोल्जरी का पेशा इंडिया में आप चाहे हज़ारों साल पहले चले जाओ, बहुत ही सॉट आफ्टर रहा है। ये इंग्लैंड की तरह नहीं है। इंग्लैंड में तो ये था कि कोई बनना ही नहीं चाहता था, ऑफिसर की नहीं बात तो है। हाँ, तो ठीक इसी दौर में जब आप इंग्लैंड की बात करते हैं, हम्म, क्या वहाँ पर जो मैं शुरू में कह रहा था, इस दौर में भी वही था कि क्रिमिनल्स को रख हाँ, लेते थे। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब बेरोजगार है कोई तो क्या करेगा, इधर आ जा। हाँ हाँ, थ्रू आउट मतलब अर्ली पार्ट ऑफ 18th सेंचुरी, 1700s, ये इनका मतलब आप कह सकते हैं कि इवन 19th सेंचुरी के अर्ली पार्ट तक भी, मतलब इतना ओपनली तो नहीं कि भी आपको पकड़ पकड़ के प्रेस गैंग्स, पर 16th-17th सेंचुरी में तो आम बात थी कि लोगों को पकड़ के ज़बरदस्ती, या जज बोलता था कि आप या तो आर्मी में जाओ या फिर आप या जेल जाओ। या जेल जाओ। तो वहाँ पे मतलब लोगों को पसंद ही नहीं आता था कि ये काम नहीं करेंगे हम, ये हमारे इंटरेस्टेड काम नहीं है। वो लोगों उनको और मन होता था अपना भी, वो कोई भी प्रोफेशन कर लेंगे कुछ पर भी ये नहीं करेंगे, करेंगे। लेकिन ये नहीं हाँ, ये करेंगे, नहीं क्योंकि करेंगे। ये भी तो था ना, उस टाइम वॉर्स भी लगातार चल रही थी। वॉर्स भी लगातार चल रहे थे और कोई आइडियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट नहीं था। उनका ये रिलेटिवली जो इंग्लैंड है, बड़ी नई सोसाइटी है। 1700 से पहले इंग्लैंड का यूरोप में भी कोई नाम नहीं था। वो तो सबसे पहले मार्लबरा ने जब स्पेनिश वॉर ऑफ सक्सेशन में फ्रांस को डिफीट किया, उसके बाद ये यूरोप में काउंट होने लगे हैं पावर। उससे पहले कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। ये इंग्लैंड में कोई इनकी पुरानी हिस्ट्री 1000 से पहले कुछ थी नहीं। तो इट वाज डिफरेंट। पर इंडिया में अलग चीज़ है, इंडिया में अलहदा चीज़ है। और थोड़ी बहुत जापान से आप कंपेयर करें तो आपको चीज़ें सिमिलर लगेंगी। अब जैसे हमारे यहाँ ट्रेडिशन था साका जौहर का, अब जापान में भी हराकारी, सेपुकू, ये सब चीज़ें, ये एशियन कल्चर जो था, मार्शल कल्चर, ये अक्रॉस द बोर्ड था। बट कमिंग बैक, इंडिया में हमेशा से सोल्जर ऑफ प्रोफेशन वाज वेरी हाईली रिगार्डेड, वेरी सॉट आफ्टर, बिकॉज स्टेटस वेंट विद इट एज वेल। अनफॉर्चुनेटली इंडिया बड़ी ही अनइक्वल सोसाइटी है, आज भी है और पहले भी थी। तो काम जो डिवाइड हो गया, अभी क्षत्रिय हैं, आप वेपन वील्ड करेंगे, तो उसके कारण आपको स्टेटस मिलता था, और स्टेटस के साथ साथ आप उसको रखना चाहते थे कि भाई हम कम से कम एक लड़का तो इस काम में करेगा ही करेगा, और बाकी आप उस टाइम पे मैच भी कर सकते थे प्रोफेशन को। पार्ट टाइम खेती करो, और और जब कॉल हो तो भी अपना जाओ, तो सिपाही। अपना जाओ। और आपके सोल्जर्स कम, जो आपके पेजेंट्स थे वो मिक्स रहते थे। आप अपने ट्राइब को अपने आसपास रखें, और जब लड़ाई होने लगे तो उनको हायर कर लें। तो ये तो पुरानी आर्मीज़ में ये सब चल सकता था। पर मेन बात यह है कि सोल्जरी का प्रोफेशन इंडिया में लोगों को बड़ा प्रिय था। सही। वो मानते थे, उसमें इज्जत थी, उसमें पैसा भी रीजनेबली मिलता था, और चांस भी थे। ठीक बात। चांस ये थे कि आप हैदर अली बन सकते हैं, बिल्कुल। आप कुछ भी बन सकते हैं। आप जैसे जाटों का क्या था, कुछ नहीं था दिल्ली में, इन्होंने अपना पूरा किंगडम बना लिया मुश्किल से 50-60 साल में। तो मिलिट्री मीन्स से अपने आप को एडवांस करने की अपॉर्चुनिटी इंडिया में हमेशा से रही है। बिल्कुल ही अननोन कैरेक्टर्स कहीं से इधर उधर से, मतलब उनका थोड़ा फॉर्चून और थोड़ा एफर्ट के थ्रू दे वर एबल टू रेज देमसेल्व्स अबाउट देयर स्टेटस, सो टू स्पीक। तो इस हिसाब से उनका मतलब सोल्जरी देयर प्रेफर्ड प्रोफेशन था। ये नहीं था कि भाई सोल्जरी नहीं मिलेगी तो कुछ और कर लेंगे, वो करना नहीं चाहते थे कुछ और, मजबूरी में करें तो करें। पैसा इतना ज़्यादा नहीं मिलता था,
खासकर इंग्लैंड जो अंग्रेज रूल के टाइम में ये चीज़ें बेटर डॉक्यूमेंटेड हैं कि भी वीवर को कितना पैसा मिलता था, नौकर को कितना पैसा मिलता, सोल्जर को कितना पैसा मिलता। ज़्यादा फर्क नहीं था इनकी ठीक में, है। पर इनका ये था कि रिटायर होने के बाद पेंशन थी, ये सब फायदे थे। ये फ़ायदे थे। तो मैं ये पूछ रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिपाहियों को रखा, हिंदुस्तानी सिपाहियों को भी रखा, जी और आप कह रहे हैं कि भाई तब तक तो बराबरी का मामला भी था। बिल्कुल। इसके बाद फिर हम जब पढ़ते हैं, हमने अपनी हिस्ट्री की किताबों में पढ़ा जी कि अंग्रेज़ों को बेटर तनख्वाह मिलती थी, उनकी जी पेंशन्स थी, जी हिंदुस्तानियों को उस तरह से नहीं रखा जाता था। बिल्कुल 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ उसका एक कारण कहीं ये भी था बिल्कुल। कि अंदर मन में ये दुख था कि हम तो दुनिया में कहाँ-कहाँ जाकर इनके लिए लड़ रहे हैं, जी और ये हमारे साथ यहाँ तनख्वाहें भी बराबर नहीं देते, हमें ऑफिसर्स नहीं बनाते। जी तो वो मैं थोड़ा समझना चाह रहा हूँ जी कि वो स्थिति क्या थी? वो से बिल्कुल। सो अब जैसे आपने सही बोला कि शुरू में तो इनकी और कोई इनके चारा ही नहीं था, डिपेंडेंसी इन्हीं के ऊपर थी। इन्होंने ही तो इनसे मिल के फ्रेंच को डिफीट किया, नहीं तो फ्रेंच इनके ऊपर हावी हो जाते। इनसे मिल के ही उन्होंने फिर कर्नाटक के नवाब को एक तरह से सब्सिडरी अलाई बना दिया। इनसे मिल के ही उन्होंने जाके प्लासी में जीता। अगर उसके पास 2000 इंडियन सोल्जर्स नहीं होते, क्लाइव की क्या औकात थी कि ही वुड हैव मार्च्ड ऑन द नवाब। सिराजुद्दौला चाहे कितना भी गया गुजरा था, पर अगर उसके पास ये जो दो बटालियन नहीं होती सिपाहियों की, कोई सवाल ही नहीं उठता कि वो मार्च करता। It was not a battle, it was treachery, but even then, all. So initially it started like that, but very quickly they realized that if you have to control this country, you have to have control over the army. Now, how do you control over the army? 3 चीज़ें उन्होंने शुरू में ही अपनी एक तरह से लानी शुरू कर दी। पहली चीज़ ये थी कि भाई इनको डिवाइड करके रखो, कि जेंटूज, हिंदुओं को जेंटूज बोलते थे, मुसलमानों को मूरमैन, के डिवाइड एट एम्पीरा एंड हैव ए रीजनेबल बैलेंस बिटवीन द बटालियंस ऑफ जेंटूज एंड मूरमैन, कि हिंदुओं की और मुसलमानों की बराबर सी बैलेंस करके रखो ताकि एक को दूसरे के अगेंस्ट यूज़ किया जा सके, और इस तरह की चीज़ें। ये तो उन्होंने हमेशा यूज़ किया, मतलब इंडिया में जनरल पॉलिटिक्स में भी और आर्मी में भी, कि अपनी एक क्लास की बटालियन, एक रिलीजन की बटालियन, ये उन्होंने बना के रखा। और ये स्टार्ट कर दी थी उन्होंने 1750 के एंड आते तो आते। ये नाम कब से आए कि राजपूत राइफल्स वगैरह हम सुनते हैं, ये कोई बटालियन के नाम जातियों पर हैं, धर्म पर हैं? जी, ये नाम उन्होंने उसी टाइम पे यूज़ करने लगे, तभी से यूज़ करने लगे। सबसे जो पहली पलटन थी क्लाइव की, उसका नाम था लाल पलटन। लाल पलटन का मतलब लाल कोट जो ये लाल कोट डिस्ट्रीब्यूट करे, और उससे उसको लाल पलटन। पर उसमें एक तरह से उन्होंने हायर किए वहाँ पे जो भूमिहार, राजपूत, बिहार के ब्राह्मण, और फिर पठान वगैरह, मतलब वो थोड़ी मिक्स्ड बटालियन थी। पर उसके बाद 1750s के आते आते क्लाइव का ये था कि आप इनको बटालियंस को हिंदूज़ की और इनकी अलग अलग रखो और बैलेंस करके रखो। एक बार उनको ये बड़ी चिंता थी कि ब्राह्मण बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बोले कि हिंदुओं में भी ब्राह्मण और इसको बैलेंस करके रखो, क्योंकि ये इनका दिमाग उल्टा है, इस तरह की उनकी सोचें थी। तो वो पहली चीज़ थी। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्रोल के उनका इंस्ट्रूमेंट ये था कि जो इनके जो वेपन्स हैं इंडियंस के, वो हमेशा इन्फीरियर रखते थे। हाँ, वो ये रखते थे कि भी इनकी जो छोटे हथियार दो। हाँ, छोटे हथियार दो, छोटी रीच के दो, और जो भी टेक्नोलॉजी है इनको स्लाइटली गोरों से थोड़ा नीचे रखो, और मोर इम्पोर्टेंटली आर्टिलरी से इनको दूर रखो। सबसे पहले मेजर लॉरेंस, जो एक तरह से ही कैन बी कॉल्ड द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी इन इंडिया, व्हेन ही अराइव्ड इन 1740s इन मद्रास, हिज फर्स्ट इंस्ट्रक्शन वाज दैट नो कैथोलिक ब्लैक इंडियन should come anywhere close to the artillery. Artillery should always remain in English hands, Protestant hands. More than English, Protestant hands. तो उनका ये था कि इन पे विश्वास नहीं कर सकते, आप इनको आर्टिलरी मत दो। पर फिर भी उनके पास लोगों की इतनी भारी कमी थी, और वहाँ पे कोई सोल्जर बनना नहीं चाहता था, खासकर सोल्जर वो भी इतनी दूर जाके, उनको पता था कि मरेंगे वहाँ पे, बीमारी से बच गए तो और किसी तरह से मरेंगे, तो कोई चारा ही नहीं था उनके पास कि अभी इंडियन सोल्जर्स को हायर करना, आपको हथियार देने ही पड़ेंगे। तो आर्टिलरी यूनिट भी बनती मतलब मना करते थे, डायरेक्टर्स लिखते थे कि आर यू श्योर कि कोई आर्टिलरी यूनिट इंडियंस की नहीं है, ये विंग करके नहीं है, पर क्या करें, वॉर हो गया हैदर अली के साथ। फिर इस तरह से चलता रहता कि काम तो क्या एक कहावत है कि भी काम भी नहीं चलता, पर फिर भी तो वो दूसरा, पर मेन इस तरह से कंट्रोल करते थे कि भी इनको वेपन नीचे के रखो। अब जब 1857 में उन्होंने ये देखा कि भी कितना फ़ाइन यूज़ किया है इंडियन आर्टिलरी ने, तो उसके बाद उन्होंने बिल्कुल बंद कर दी
उसके बाद सिर्फ एक लाइट आर्टिलरी जो म्यूल्स के ऊपर जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे जाती थी ना, सिर्फ वही रखी, बाकी जो हैवी आर्टिलरी थी सब यूरोपियन वापस ले हैंड्स ली। में ले ली। तो पर वेपन्स की जो डिस्क्रिपेंसी है वो चली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक, कि हमेशा इनको जो गन्स थी वो इन्फीरियर थी। ये दूसरा तरीका हो गया। बट जो सबसे इम्पोर्टेंट और जो सबसे जिसको बोलते हैं ना कि जिसके जो इनका काबिज रहा 200 साल तक, वो था कि जो ऑफिसर्स होंगे जिनको फील्ड एक्सपीरियंस होगा। फील्ड एक्सपीरियंस मतलब कि आप एक हज़ार से बड़ी सोल्जर्स जो कमांड करते हैं, जिनको पता है कि भी मैन्यूवर्स कैसे होंगे, कहाँ पे आप सप्लाई लाइंस कैसे, जो बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइज करते हैं, वो कभी भी इंडियंस नहीं होंगे, वो गोरे होंगे। ये उन्होंने शुरू कर दिया था। मतलब शुरू में अब जैसे ये आए वॉर बैंड, भी एक जमादार सूबेदार आया, तो वो तो खुद ही लड़ाई में भी जाते हुए वो खुद कमांड करता था अपने भाई भतीजों को, इस तरह से। तो कुछ एक साल चला, पर जैसे ही इनको सांस आया फ्रेंच से और साउथ में उससे कर्नाटक के नवाब से, इन्होंने सबसे पहली चीज़ करी कि लेट्स ऑर्गेनाइज दीज थिंग्स इनटू कंपनीज। ना कंपनी इज़ ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए बटालियन। बटालियन 800 से लेके 1000, कंपनी के पास 100 होते हैं। और हर एक कंपनी में उन्होंने फिर एक गोरा अफसर पोस्ट कर दिया। रखा। तो शुरू में तो इतना पता नहीं लगता था, वो गोरा अफसर भी यार दोस्ती के साथ काम करता था, तो वो ठीक है, सूबेदार भी, आप भी, हम, इस तरह से बातें चलती थी। तो उनको मतलब कुछ समझ में नहीं आया, और कुछ समझ में क्या है, आपका एम्प्लॉयर है, जैसा करना चाहता है करे, आपको पैसा दे रहा है, आपका काम हो रहा है, आपको क्या चाहिए। तो इस तरह से शुरू हुआ। पर धीरे धीरे फिर जो लीडरशिप है आर्मी की, वो इंडियंस के हाथ से बिल्कुल निकल गई। अच्छा। तो ये जो नाम होते थे सूबेदार, जमादार, ये मतलब ऐसी चीज़ थे नो मैन्स लैंड में, जिनको बोलते हैं ना, कि ये सिपाही भी नहीं थे और सार्जेंट भी नहीं थे, क्योंकि गोरों के सार्जेंट भी होते थे। एक तो प्रॉपर ऑफिसर, कमीशन ऑफिसर, फिर उनके सार्जेंट्स भी होते थे, और फिर सोल्जर्स होते थे गोरों की बटालियन में। तो ये ना तो ये सार्जेंट थे, ना ये सिपाही थे, और ना ही ऑफिसर थे। तो एक तरह से मतलब ऐसे ही एम ही ज़्यादा से ज़्यादा प्लाटून 25 लोगों को कमांड करते थे, इनको कमांड देते थे। पर कंपनी के लेवल पे सब के सब यूरोपियंस। तो इनको ये यूरोपियंस को बढ़ाते चले गए। पहले कंपनी लेवल पे एक होता था, फिर कंपनी लेवल पे भी 2 कर दिए बटालियंस, हर एक बटालियन में 12 से लेके 24 हो गए। तो जितने गोरे बढ़ेंगे उतने ही इनकी पोजीशन कम होती जाएगी। सिंपल है। जो असली सोल्जर बटालियन में वो तो 800 से 1000 ही रहेंगे, आप उनको ऐसे कमांड कर लो, वैसे कमांड कर लो। तो ये जो इन्होंने तरीका था कि भी इंडियंस को ऑफिसर्स नहीं बनने देना, इसको इन्होंने काबिज करके रखा 1939-1940 तक। ओके। पूरी मतलब 3940 जहाँ आपके नाना जी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में दाखिल होते हैं, ठीक है? जी जी। तो आप उनके बारे में बता रहे थे और जहाँ से हमने बात शुरू की, हाँ, अब बताइए। ठीक है। तो वो आधा पॉडकास्ट तो भूमिका में निकाल दिया भूमिका हमने। में निकल गया। तो वो बताते थे कि भी वो जवान टाइम पे वो आर्मी ज्वाइन की उन्होंने, फिर 1-2 साल इंडिया में सिपाही थे वो वहाँ। सिपाही थे, 17 साल के थे उस टाइम हाँ। पे। तो पर पढ़े लिखे थे। ही वाज एन एक्सेप्शनल मैन इन द सेंस दैट आज भी पढ़े लिखे आप झज्जर के पास जाओ तो कम लोग हैं। उस टाइम पे वो हिंदी, उर्दू, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में लिखते भी थे और तीनों लैंग्वेज में पढ़ सकते थे, और अपने टाइम में ही वाज अ डिफरेंट मैन। तो उन्होंने ज्वाइन करके पहले तो इंडिया में रहे 1 साल, ट्रेनिंग वगैरह जो भी थी उनकी। फिर उनकी पोस्टिंग हुई पाई फोर्स में, मिडल ईस्ट में। पाई फोर्स का मतलब है पर्शिया एंड ईरान फोर्स। और उसमें वो थे हैदराबाद रेजिमेंट में, और हैदराबाद रेजिमेंट में रसल्स की फर्स्ट बटालियन, ये उनका नाम था बटालियन का। अच्छा। आई हैव बीन एबल टू वर्क इट आउट बाय द डेट्स दैट दे वेंट देयर एंड केम बैक, एंड द डेट्स। आपने कहाँ से निकाला, इतना रिसर्च किया? ये और ये हिस्ट्री का आपका ज्ञान देख के मुझे हैरानी हो रही है कि आपने कहा बैंकर है। भाई ये इंटरेस्ट की बात हो जाती है कोई किसी किसी चीज़ में। इतना? वो तो आप जब अपने अपने फैमिली के उसमें रिसर्च में तो ये सच में ऐसा कुछ रहा होगा ना कि आपने सोचा, आपने सुना होगा कि जी मेरे दादा नाना जो थे जी वो अंग्रेज़ों की सेनाओं में या जहाँ काम करते थे, जी। और चलो ढूंढूं क्या ही काम करते थे, क्या होता क्या था, क्या क्या और हो फिर उस सिलसिले में आपने ये सब इतना पढ़ा देखा। बस उसी सिलसिले में बाप शुरुआत। रे बाप। और लंदन की आपने, मैंने देखा पढ़ा कि लाइब्रेरीज खूब छान मारी। हाँ, ब्रिटिश लाइब्रेरी में, नेशनल आर्मी म्यूजियम में, काफ़ी जगह है, नेशनल आर्काइव्स में खूब वहाँ पे मटेरियल बड़ा बड़ा ज़्यादा है लंदन में ना, यहाँ क्योंकि तो कुछ है सबके नहीं, अब वही यहाँ है। कुछ छोड़ा ही नहीं वही है। हो सब कुछ ले गए। और यहाँ है तो ऑर्गेनाइज इतना नहीं है। बिल्कुल। तो वो अपने आप में एक फिर विधा है कि आप कैसे निकलवाएं। बिल्कुल तो ये, बिल्कुल। तो आपको क्या इंटरेस्टिंग दिखाई दिया जब आपने ये सब तलाश शुरू की?
तो तो क्या पहले आपको तो मैं उनकी पर्सनल स्टोरी पे फोकस था मेरा। हाँ, तो पर्सनल स्टोरी पे फोकस था, उन्होंने वो बताते हैं कि भी ये वॉर में गए, अब मिडल ईस्ट शादी हो गए। चुकी थी उनकी, हाँ, जवान शादी होती थी उस टाइम पे, हाँ, 17-18। हाँ। तो नानी मेरी उनके अपने ससुराल में थी, अपने हुँ, सास ससुर के, और वो हुँ, आर्मी में चले गए। हुँ। तो 3-4 साल तक कोई लेटर वेटर आया नहीं, तो उन्होंने सोचा मर गए होंगे। ये बड़ी अजीब सी चीज़ थी। अब वो क्या मतलब, क्योंकि लेटर भेज तो सकते थे, हो सकता है कुछ और मतलब दिक्कतें चल रही हों जो भी। ठीक है, 17 साल का लड़का है, हाँ, मैं अपना भेज दूँगा, कल भेजूँगा। कल पे जैसे हम आजकल सोचते हैं कल फ़ोन करूँगा। एग्जैक्टली तो वही तो वो बताते हैं कि भी हम इजिप्ट में पहुंच गए किसी तरह से ना। वाह! अब ये मैं नहीं वर्कआउट कर पाया कि वो गए तो पर्शिया और ईरान और बसरा में थे, इजिप्ट में वो कैसे पहुंच गए। पर वो इजिप्ट में भी सर्व किया, और इजिप्ट में सर्व करने के बाद तो ब्रॉडली उनका रिकॉर्ड वहाँ पे आर्मी में ठीक था, अपना काम किया और वो वापस आ गए लेट 44 में। और फिर उसके बाद एक पंगा एक्चुअली उनका 46 में उनका झगड़ा हो गया अपने गोरे अफसर के साथ। तो वो गर्म दिमाग के थे बहुत ज़्यादा, तो उन्होंने वेपन था वो, कोशिश करी उसके, अच्छा, उस पे फायर कर दिया। अब वो दया ऐसी है कि वो बच गया। अब दया ही बोलेंगे, नहीं तो मतलब ज़्यादा सीरियस इतना बड़ा इट वुड हैव लेफ्ट टू गोली हैंगिंग। चला दी थी। हाँ, गोली चला कहाँ दी। की बात होगी? ये आगरा कैंट की। आगरा में हुआ। हाँ भाई, ये वाह! फरवरी मार्च 46 की बात है। 46 40 एकदम देश में उबाल आया हुआ था। उस टाइम पे बड़ा हाँ, उबाल आया हुआ था उनकी आपस में। वो कहते थे कि कुछ ऐसी छोटी मोटी बात पे आर्ग्यूमेंट शुरू हुई थी, हुँ। बातचीत शुरू हुई थी, आर्ग्यूमेंट क्या। तो वो फिर वो जो ट्रायल आईएनए ऑफिसर्स आईएनए की, के हो रहे थे लाल किले में। हाँ, तो उसके ऊपर उसने कुछ, वो जवान अफसर था, बड़ा अफसर नहीं था, एक्सपीरियंस अफसर नहीं था, तो हुँ। उसने कोशिश करी होगी अपना के भी। सयाना नहीं था वो, हाँ, सयाना नहीं था, बहसबाजी कर ली। बहसबाजी कर ली। बल्कि उसी टाइम पे जो ऑकिनलेक है, जो कमांडर है, हाँ, वो लेटर ऑकलैंड। भेज रहे हैं सभी गोरे ऑफिसर्स को मत कि करो, स्टे अवे दूर फ्रॉम रहो दिस इन बातों से। बिजनेस, डू नॉट टॉक अबाउट इट, एंड वी हैव टू लेट ऑल दीज पीपल हु आर ऑन ट्रायल गो, none of them can be punished. If we try to punish them, this will lead to an insurrection, so hold your breath and like just stay easy, don't get overexcited. तो उसके फिर बाद क्या हुआ? गोली चल गई। गोली चल गई, तो हुँ। उन्होंने उसको फिर कोर्ट मार्शल? जेल में, हाँ, बोला कि हुँ। कोर्ट मार्शल करूंगा तेरा, तू देखियो कि मैं तेरे को। वो बोला कि ठीक है, तू बढ़िया फांसी लगवा ले, अगर मैं बच गया तो तुझे नहीं फिर छोड़ूंगा। मारूँगा तो ज़रूर। वो तू भाग के कहीं पे भी छुप ले, तू लंदन छुप, कहाँ छुप, मैं बच गया तो मैं तुझे नहीं ऊधम छोड़ूंगा। सिंह भी पहुँच ही गया था। वही दौर था। तो उस टाइम पे वो माहौल ऐसा था कि बाकी जो वो भी हुँ। सोल्जर्स, वो भी एजिटेटेड होने लग गए हुँ, थोड़े बहुत, कि भी हुँ। क्या हो रहा है, ये जो भी है। तो फाइनली एक एक्सपीरियंस जो उनका सीनियर ऑफिसर था, उन्होंने बोला कि छोड़ो इस मामले को, कोर्ट मार्शल वार्शल, उसको भगाओ यहाँ से। तो उन्होंने उसको, मेरे नाना जी को, निकाल दिया निकाल कि दिया। अब घर जाओ। हाँ, बेइज्जत मतलब कि जेल-वेल कुछ नहीं, अब घर जाओ। हाँ, आप जाओ यहाँ पे। सेना छोड़ दो बस। हाँ, सेना छोड़ दो और अमेरिका। पेंशन वेंशन को भूल जाओ, क्योंकि उनका जो अच्छा, काम था, वो जो 6-7 साल होने के बाद पेंशन की एंटाइटलमेंट बन जाती है। बन गई थी। तो वो बोले कि पेंशन वेंशन को भूल जाओ, जाओ अपने घर बैठो। तो ये 10-20 साल तक उनको पेंशन नहीं मिली है। तो बाद में जो लोकल एमपी था, उसने डिस्ट्रिक्ट मिलिट्री बोर्ड से दोबारा से पेपर बनवाए, क्योंकि जो मैंने डिस्चार्ज पेपर देखे, वो इतने बढ़िया हैंड राइटिंग में लिखे हुए हैं और इतने मतलब लगते नहीं कि वो 70 साल पुराने हैं। तो मैंने पूछा, तो मेरे जो नाना के भतीजे थे बड़े वाले, उन्होंने बताया कि ये तो लेट 60s में बनवाए इससे भर्ती बोर्ड से, तब उनकी पेंशन मतलब दोबारा इंडियन आनी शुरू आर्मी हुई। से चालू हुई। तो इसी कहानी को लेके मतलब बैठ जाती है आदमी के दिमाग में कोई भी, कि क्या चक्कर, क्यों उनके दिमाग में आया, ये आया, वो आया। तो फिर वो उसी के चक्कर में मैं रिसर्च करता रहा। पर फिर उसके बाद इंडिविजुअल स्टोरी आप एक ही लेवल तक जा सकती है, पर उसके साथ साथ फिर मेरे को बड़ी बातें देखने में लगी। अब जैसे मैं बटालियंस की मूवमेंट देख रहा था कि कौन कहाँ गई, क्या गई, कैसे हुआ, वॉर का ऑर्गेनाइजेशन कैसा था। तो फिर मेरा फोकस सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे चला गया। पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी मैंने सोचा कि और लोग भी लिख रहे हैं काफ़ी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में भी लिख रहे हैं। ये तो एक बड़ी, इसकी जड़ जाके देखते हैं कि क्या है, हुँ, ये माजरा क्या है, हुँ। ये हुआ कैसे, ये ऐसा कैसे इंसिडेंट। मतलब देसी सिपाही भर्ती होने शुरू हुए, हाँ, शुरू में क्या था, बाद में क्या शुरू हुआ? में क्या था, बाद एंड में देन क्या, 46 में तो म्यूटिनी ही हो गई नेवी की। नेवी की म्यूटनी होगी। तो वो हुँ। उस टाइम पे, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि वॉर वगैरह, फर्स्ट वर्ल्ड सेकंड वर्ल्ड इज आल्सो टू नैरो, इट्स जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग, इट्स अ सिम्पटम, इट्स नॉट द रूट।
अब तो सबको पता है कि मिलियंस थे इंडियंस, 2.5 मिलियन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1.5, पर हाउ डिड दे गेट टू दैट, हाउ डिड यू हैव एन और आर्मी? क्या कमाल की बात है, आपकी किताब से मुझे पता चला कि मैंने जितने ऐतिहासिक जंग पढ़ी थी पहले, कि ये अंग्रेज़ वहाँ लड़े, जब आपने उसमें लिखा और मैंने पाया कि उसमें हिंदुस्तानी सिपाही मौजूद थे सब उन जगह, जंग में। सब जगह। और कमाल है, दुनिया कोई देश नहीं है ऐसा जहाँ वो नहीं है, कोई अमेरिका को छोड़ के और कोई जगह नहीं सब है, जगह है। सब जगह। पर ये बहुत ज़रूरी भी है, आपने बड़ी ज़रूरी बात बोली, क्योंकि हमारे को क्या पढ़ाया जाता है कि भाई इंडिया की जब से हम कॉलोनी बने, हमारी क्या हिस्ट्री है वर्ल्ड में, कुछ नहीं है, बस हम ब्रिटिश की कॉलोनी थे, पैसिव। इंडिया की मतलब वर्ल्ड सर्कमस्टेंसेज में पिछले 2.5 सेंचुरी 3 सेंचुरी तक मॉडर्न वर्ल्ड में कोई जगह ही नहीं है, कोई हिस्ट्री में प्रॉपर प्लेस ही नहीं है। पर ये ज़रूरी है कि ये जो सोल्जर्स थे, इनके कारण इंडिया हैज़ बीन इन्वॉल्व्ड इन एवरीथिंग, सो देयर हिस्ट्री इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट शोज़ हाउ इंडिया हैज़ बीन इन्वॉल्व्ड इन द ग्लोबल अफेयर्स फॉर लास्ट और 200। सैन्य इतिहास तो हमारा बहुत समृद्ध है उस हिसाब बहुत से। समृद्ध है, क्योंकि देखिए अब आप ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे हम्म, आपका एक भी प्लेयर पार्टिसिपेट करे, हाँ, पार्टिसिपेट तो किया ना। पार्टिसिपेट किया हमने। तो यही है, अब आपके 2 लाख सोल्जर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसी हम्म, इवेंट में, तो आप उस इवेंट की पार्टी हैं। हम्म। तो इंडिया की पार्टिसिपेशन ग्लोबल अफेयर्स स्टार्टेड इन 1760s, 7 ईयर्स वॉर, जो सक्सेशन वॉर के बाद अगेन फ्रांस और इंग्लैंड के बीच एक दूसरा झगड़ा 7 साल का चला। तब 1762 में मद्रास रेजिमेंट को इन्होंने भेजा फिलीपींस में। फिलीपींस था उस टाइम पे स्पेन के कंट्रोल में, और स्पेन किसी तरह से दे डिसाइडेड टू साइड विद फ्रांस। जैसे ही उन्होंने फ्रांस की तरफ डिक्लेयर किया तो इन्होंने बोला कि उनको हटाओ वहाँ से। तो यहाँ से 1762 वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन द इंडियंस व्हिच वर पार्ट ऑफ द ब्रिटिश इंडियन आर्मी दे वेंट एंड फॉट आउटसाइड। और उसके बाद तो आप मतलब कोई कोई कुछ बचता ही नहीं है। आप एक तरह से सोच के देखो, अब नेपोलियन, वर्ल्ड वॉर से पहले सबसे बड़ा वॉर अंग्रेज़ों का हाँ, नेपोलियन के नेपोलियन खिलाफ के था। खिलाफ है। उस टाइम पे जब नेपोलियन इजिप्ट में आ रहा था तो इन्होंने बहुत बड़ा कंटिजेंट यहाँ से इंडियन आर्मी का इसमें भी हिंदुस्तानी है, हाँ, इजिप्ट में वह हिंदुस्तानियों का हरा रहे हैं। वहाँ पर उनका लड़ाई होने से पहले वो वापस चला गया, क्योंकि उसके हम्म। सर्कमस्टेंसेस पीछे भी डिफिकल्ट थे। तो एक्चुअल इट डिड नॉट कम टू ब्लोज, बट अ वेरी लार्ज कंटिजेंट वेंट देयर। And armies don't just fight simply by actually fighting. Armies fight by maneuvers. Armies fight more by not fighting but being present than by actually fighting. अब क्या हो रहा है चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ को लड़ फाइटिंग थोड़ी चल रहे रही है, हैं, लड़ थोड़ी रहे लेकिन हैं, लड़ ही रहे हैं। लेकिन लड़ ही रहे हैं। तो यही होता था। अब जब आप इस अब डॉट्स को आप कनेक्ट कीजिएगा कि एक कंट्री जैसे ब्रिटेन, जिसकी पॉपुलेशन इतनी कम थी, जहाँ पे कोई सोल्जर बनना नहीं चाहता था, वो कैसे मतलब ग्लोबल लेवल पे अपने आप को एडवांस करे। और वो दुनिया की सबसे मजबूत आर्मी और नेवी बने। हाँ लेकिन कमाल क्या है, जो ऑन पेपर है जी कि उन्होंने ये जस्टिफाई किया कि वो इसलिए सेना रखे हुए हैं जी हिंदुस्तानियों को कि अफगानिस्तान जैसे देश अगर बाई चांस हिंदुस्तान पर हमला बोल दें जी तो ये बेचारे अपना बचा लेंगे, बचा, हाँ वरना तो क्या है कि इनकी रक्षा तो हमें ही करनी है। हाँ हाँ, और वो थे कितने जो रक्षा करते हमारी। कुछ नहीं। तो ये मतलब एक तरह से आप ये सोच के देखिए, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। मैं अगर कुछ लोगों को याद रखना लोगों को याद रखना है मेरी टॉक से, तो ये याद रखें कि देखिए इंडिया का जो एक्सचेकर था, रेवेन्यू जो टैक्स कलेक्शन होती है, हाँ, उसका ऑलमोस्ट 50% यूज टू गो ऑन डिफेंस। ये जो 2 मतलब लाख भारत में अंग्रेज जितना आय लेते थे उसका उसका 50% 50% सेना पर खर्च सेना कर पे रहे थे खर्च जो होता यही है। थी। हाँ, आज भी कोई ऐसा कंट्री नहीं है जो 50% अपना 50% डिफेंस एक्सपेंडिचर का मतलब ये है कि आप पूरे इंडिया में जो आप ये रोड, अस्पताल, सब कुछ ये सब देख बंद रहे हैं, करो। सब बंद, और यहाँ पे सिर्फ छावनी छावनी छावनी, ये हिसाब था। अपनी तनख्वाह भी यहीं से निकालते थे। सब तनख्वाह यहीं से निकालते थे। हर एक बटालियन का जो आधे से ज़्यादा एक बटालियन पे पैसा खर्च होता था वो गोरे अफसर्स के ऊपर खर्च होता, और बाकी जो आधा पैसा होता था वो देसी सोल्जर्स के ऊपर, जो 800 के आसपास होते थे, उनके ऊपर होता था। तो ऑफिसर्स का तो आप ये कह सकते हैं कि ठीक है भाई, ऑफिसर्स तो उनकी जो मतलब अनइक्वल टाइम था, जो अमीर आदमी थे वो गोरे सोल्जर्स से भी बहुत ज़्यादा पे लेते थे, वो मान ली। पर फिर भी जो उनके गोरे सोल्जर्स थे वो भी 4 गुना एक्सपेंसिव थे। अगर एक देसी सोल्जर के ऊपर कॉस्ट लगती थी साल में 600 रुपये के आसपास, तो एक गोरे सोल्जर की कॉस्ट तकरीबन 2,500 रुपये के आसपास थी। तो मतलब 4 देसी सोल्जर एक सोल्जर के बराबर कॉस्ट के हिसाब से थे। और ये सारा का सारा पैसा इंडिया खुद पे करता था, और इंडिया के पैसे से ही ये आर्मी चलती थी। ये तो है इंडिया का नंबर। अब ग्लोबली आप देखो कि 1858 से पहले जो सोल्जर्स थे ब्रिटेन के कंट्रोल में, और वो ईस्ट इंडिया कंपनी के सोल्जर, उनकी घर की आर्मी के सोल्जर, और ग्लोबली
more than 50% were Indians. More than 50. If you take Royal Navy मतलब ये aside, बात मैं ठीक कह रहा था ना कि हमने अपने हाथों खुद को गुलाम बनाया और पूरी दुनिया को अंग्रेजों का गुलाम बनाया। उनके लिए हमने पूरी दुनिया को ही बनाया। पूरी दुनिया, आप खुद को तो गुलाम बनाया ही बनाया, पूरी दुनिया को अंग्रेजों का गुलाम बनाया। क्योंकि जो मतलब उनका मिलिट्री फोर्स और जो डोमिनेंस ब्रिटेन की रही है वो किसी की नहीं रही। आज यूएस भी इतना रीच उनकी नहीं है। ठीक है, उनके पास जापान में फोर्स है, इधर उधर है, पर जो रीच एक तरह से, आप अगर इंडिया में आपका गैरिसन है, आधी आर्मी आपकी इंडिया में बेस्ड है, पूरा का पूरा आपका इंडियन ओशन या इधर पैसिफिक ओशन पे पूरी आपकी एक्सेस, पूरा एक तरह से वर्ल्ड आपने कंट्रोल कर लिया। ये जो उनकी प्रेडोमिनेंट पोजीशन मिलिटरीली जो वो अचीव कर पाए, ये खाली इंडिया के कारण। एक तो आदमी मिल गए इनको यहाँ पे, और आदमी मिल गए और फ्री में आदमी मिल गए, और कहते ये थे कि भी ये हमारे इंडिया की डिफेंस के लिए है। अरे इंडिया की डिफेंस के लिए क्या, सिर्फ एक बार उन्होंने बाहर से फोर्स इंडिया में डाइवर्ट करनी पड़ी थी जब 1857 में म्यूटिनी हुई। तो कुछ एक जो उनके एशिया में गोरी बटालियंस उधर थे तो उन्हें इंडिया बुलाया, एक दो बटालियंस को उन्होंने इंडिया बुलाया। उसके अलावा कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बाहर से गोरे इंडिया के अंदर डिफेंड करने आए, हमेशा उल्टा होता था। इंडिया से लेके फिलीपींस में 1762 में गए, फिर अपना श्रीलंका, बर्मा, पूरा का पूरा साउथ ईस्ट एशिया, नेपाल, इजिप्ट, अफ्रीका, कोई भी दुनिया की ऐसी जगह नहीं है जहाँ इंडियन आर्मी नहीं गई हो। अफ्रीका में ये अपना सोमालिया, सूडान, इथियोपिया, पूरा का पूरा सब जगह। तो और फाइनली यूरोप में भी फिर जब इनकी मतलब बिल्कुल कोई सहारा ही नहीं बचा, तब 25,000 इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वेस्टर्न फ्रंट में बुलाने पड़े। इनकी इच्छा तो नहीं थी कि भी इनको कहीं ज़्यादा कॉन्फिडेंस ना हो जाए कि भी ये तो कैसे ब्राउन लोग हैं, गोरों को मारेंगे, पर और कोई उनके पास चारा ही नहीं था। वो जर्मन्स उनको उस टाइम लड़वाने भी थे, जितवाने भी थे, लेकिन डर ये भी है कि जीतने के बाद इन्हें घमंड ना हो जाए। और मतलब ये था ना कि कोई चारा नहीं था उस टाइम पे। जर्मन्स उनको ऑलमोस्ट वहाँ से उनको समंदर के अंदर फेंकने वाले थे। अगर 25,000 सोल्जर्स टाइम पे नहीं जाते उस टाइम इंडिया से, मेरठ और लाहौर ब्रिगेड के, तो उनकी कहानी खत्म हो जानी थी उसी टाइम पे। सेकंड वर्ल्ड वॉर क्या पता होता है ना होता, वो पहले ही जर्मन इनको ओवरटेक कर जाते। Who knows? These are all conjunctures। ऐसा लगता है कि हिंदुस्तानी सिपाही दुनिया की कितनी अहम लड़ाइयों में लड़े, जी, जीते भी जी, और शायद इसीलिए, वाकया तो मुझे पता है पर आप बताएं तो बेहतर है, जी, कि कहा गया कि वो ट्रू टू देयर सॉल्ट थे। जी, जी, हाँ, ट्रू टू देयर सॉल्ट तो थे। अब आज भी नमक हलाल तो बड़ी अच्छी क्वालिटी मानी जाती है इंडिया में, तो उस टाइम पे भी थी। उनको ये था कि भी ये है अपना, ये पेमेंट दे रहे हैं, हमारा पेंशन भी दे रहे हैं रिटायर होने के बाद, और हो सकता है मेरे बेटे को जॉब भी मिलेगा, तो और क्या चाहिए मेरे को। अच्छा, इस आर्मी में क्या कुछ ऐसे लोग भी थे जिनका बैकग्राउंड कभी भी, जो सो कॉल्ड मार्शल हम कह रहे हैं, जी, वो नहीं थे? जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो देखिए, जब इनको ज़रूरत पड़ी ना, तब तो मार्शल नॉन मार्शल भाड़ में जाए। अब जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या किया, 1857 तक जो आर्मी थी, मेन बंगाल आर्मी, मद्रास आर्मी और बॉम्बे आर्मी छोटी आर्मीज थी। बंगाल आर्मी वाज द बिगेस्ट वन आउट ऑफ ऑल थ्री, इट वाज बाय फार ट्वाइस द साइज ऑफ बोथ ऑफ देम, एंड आई वुड से इवन मोर देन 50% ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्सेज इन इंडिया। उनका जो मेजर रिक्रूटमेंट ग्राउंड था वो था अवध में और बिहार में। तो उनके जो सोल्जर्स अधिकतर आते थे वो थे ब्राह्मण्स, राजपूत, भूमिहार और मुसलमान बटालियंस भी थी। मुसलमानों की थोड़ी थोड़ी कम होती गई, पर ये भी थी। एंड देन दे वुड हायर सम सोल्जर्स लाइक पठान्स, जाट्स एंड राजपूत फ्रॉम अदर एरियाज एज वेल, बट दैट वुड बी द सॉर्ट ऑफ बेसिस ऑफ द हायरिंग पैटर्न। पर जैसे ही मतलब वो इंडिया में अब थोड़े सेटल होने लगे, हमेशा से वो कास्टिस्ट बहुत ज़्यादा थे इनके, जिसको बोलते हैं ना कि भी अनइक्वल पर्सपेक्टिव जो था उनका हमेशा था। उनकी कोशिश रहती थी कि हम इंडिया के जो हाईएस्ट क्लासेस हैं उनको हायर करें, उनको रखें अपने साथ, ताकि एक तो आर्मी का नाम बढ़े और दूसरा मतलब बाकी कंट्रोल में उसी चक्कर में वाली स्टडी भी थी क्या उनकी? उन्होंने देखा कि अकबर और बाकी मुगल बादशाहों ने जी जिस तरह राजपूतों के दम पर जी हिंदुस्तान को काबू में रखा, फतेह किया, तो इनके सामने ही थे। मतलब जहांगीर और बिल्कुल बेसिकली औरंगजेब तो इन्होंने खुद ही देखा था। जहाँ इन्होंने खुद देखा था, तो शायद ये स्टडी भी की हो। हाँ, स्टडी भी की है। पर एक ये चीज़ बड़ी अलग है कि जैसे मतलब देखिए, अब मुगलों का क्या था कि उन्होंने इनको जब जयपुर का घराना था, दैट वाज पिलर ऑफ मुगल रूल इन इंडिया।
जो सबसे मुश्किल कैंपेन थी, खासकर मान सिंह, हिंदुओं के जय खिलाफ जो सिंह, कैंपेन थी, बिल्कुल, वो इन्हीं को भेजते थे बिल्कुल। कि कम से कम एक तो रिलीजियस वो इतनी ज़्यादा ना आए, और दूसरा दोनों में से जो भी हारेगा तो मेरा ही मेरा ही परचम बुलंद है। तो उस तरह से करते थे। पर अंग्रेज़ों ने इंडियंस को कभी भी उस पार्टनरशिप लेवल पे नहीं लेके गए, ऑफिसर्स में नहीं लेके आए उनको, कभी भी नहीं लेके गए। इवन जो इंपीरियल स्टेट फोर्सेस थी उनको भी इन्होंने प्रिस्क्राइब करके रखा हुआ था कि इनकी जो रेंज है आर्टिलरी की, ये छोटी रेंज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और एक मिलिट्री ऑफिसर हर एक, जैसे बड़ी रियासत थी जैसे निज़ाम हो गया और इनको बड़ा कंट्रोल में करके रखते थे। तो हाँ, ये अब मैं भूल गया बातचीत क्या थी यही इस पॉडकास्ट की खासियत है कि जो सवाल होता है ना, हम उसके जवाब के चक्कर में जाने कहाँ चले गए, पर अच्छा है, बहुत बढ़िया है। जी। मैं इस पर आना चाह रहा था एक्चुअली कि आप मतलब मंगल पांडे हुए और वो सब लोग तो हैं जी। जिनके नाम हम आज हाँ, सॉरी, आप पूछ रहे थे मंगल पांडे बहुत जरूरी है, हम उन पे आएंगे। आप पूछ रहे थे कि इनकी रिक्रूटमेंट का बेसिस क्या था। तो 1857 तक तो वहाँ से रिक्रूट करते थे, पर जब 1857 में बंगाल आर्मी एन मास रिवोल्ट कर गई है उनके खिलाफ, तब उन्होंने जो रिक्रूटमेंट है वो मूव कर दी पंजाब की ओर। अब पंजाब में क्या, आप देखिए पूरे कंट्री की लेट्स से पॉपुलेशन अराउंड 1900 इज 300 मिलियन। आउट ऑफ 300, 35 मिलियन इज इन पंजाब। आउट ऑफ 35 मिलियन मैन ऑफ फाइटिंग एज, बेसिकली अपना 18 से लेके 30 साल की एज के 3 मिलियन होते थे। तो वो आपका रिक्रूटमेंट ग्राउंड था। 3 मिलियन में से आप 150 से लेके 200,000 की आपकी रिक्रूटमेंट होती थी। पर जब आप रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं 1.5 मिलियन और 2.5 मिलियन, तो पंजाब में कहाँ से लाएंगे इतने आदमी आप। तो जैसे ही वॉर स्टार्ट हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दे एक्सपेंडेड द रिक्रूटमेंट, बट ऑल दोज बटालियंस दे शट इट डाउन इमीडिएटली. So they had some battalions, Brahmin battalion, they tried in the First World War that they, shut down immediately. Other regiments as well. Marathas के साथ भी, they took them in the First World War and then kind of, said, oh, ये अच्छा नहीं है. Finally, Second World War में it was totally broken because you can't find so many men in amongst the so-called, martial classes in Northwest India. तो ये मतलब जो भर्ती खुल गई, जो अपना मतलब जो चलता था ना उसके हिसाब से चलाते थे, और लोगों को ये लगता है कि भी समहाउ दे ब्रॉट इक्वालिटी, समहाउ गोरों के राज में ये आया, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने जितने भी जो डिफरेंसेस थे कास्टिज्म के, रिलीजन के, उनको एक तरह से एंट्रेंच करके एक्सप्लॉइट करने की मजबूरी के ढोल बजा रहे थे। उन्होंने मतलब उनकी जो 2 एंकर उनके थे, एक तो आर्मी, और आर्मी में वो चाहते थे कि भी यही मतलब सो कॉल्ड मार्शल कास्ट इनको हम साथ में रखें, बाकी अपने यहाँ जैसे रेजिमेंट बनाते थे क्या ऐसे ही बनाते थे, उनके नाम वाम भी ऐसे ही रखते हाँ, थे? ऐसे ही रखते थे। कैसे? जाट रेजिमेंट 1 अपने यहाँ कह रहा हूँ मैं। नहीं, हाँ, वहाँ पे शहरों के नाम पे थे। यॉर्कशायर इन्फेंट्री, वहाँ पे शहरों के लेकिन नाम पे। राजपूत मराठा थे। हाँ, यहाँ पे क्योंकि ये कंट्री बड़ा है ना, तो ये स्केल ही बड़ा है। यहाँ पे तो सब कुछ डिफरेंसेस ही तो थे जिनके कारण वो आ पाए, यहाँ पे बैठ पाए। अगर डिफरेंसेस इतने नहीं होते तो वो कहाँ बैठ पाते। मेरा तो ये कहना है कि काउंटर फैक्चुअल इज़ द वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव, पर मान लो कि औरंगज़ेब सक्सेसफुल हो जाता और पूरे इंडिया को मुसलमान बना देता, तो कोई चांस ही नहीं था कि हम इतनी एक तरह से इतनी कॉलोनी बन पाते यूके की। फिर ज़्यादा से ज़्यादा हमारा हालत ये होनी थी कि जैसे पर्शिया की थी कि भी आपकी फॉरेन पॉलिसी कंट्रोल है, आपके जहाज़ यहाँ से नहीं जा सकते, पर आपके सर पे नहीं कोई बैठेगा आके कंट्री में। पर्शिया ने जो कॉलोनियलिज्म, जो मिडिल काइंड ऑफ कॉलोनियलिज्म था ना, वो जैसे पर्शिया में मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ के ऊपर रहा, ज़्यादा से ज़्यादा उतना हो पाता हमारे ऊपर, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी पूरे कंट्री में थी। तो डाइवर्सिटी के फ़ायदे भी हैं और डाइवर्सिटी के नुकसान भी हैं स्ट्रेटिजिकली। बिल्कुल। 1857 के बारे में हम पढ़ते रहे, सैनिक विद्रोह था जी, है ना। आपने जब इतना रिसर्च किया तो आपने क्या पाया, हुआ क्या था एक्चुअली? जी। तो 1857 का विद्रोह, देखिए बैकग्राउंड वगैरह तो सबने देखा ही है कि भी उसका क्या था। कई सारे कारण चल रहे थे। बिल्कुल। लोगों को जो शुरुआत में जो उनका ओपननेस थी इंडियंस की तरफ, और जो उनकी कामरेडरी की फीलिंग थी आर्मी के सोल्जर्स की तरफ, वो उन्होंने पावर में आने के बाद ख़त्म हो गए थे। और जैसे जैसे 1800 टर्न किया तो उनकी मतलब घमंड और भी ज़्यादा बढ़ता गया कि भी हम तो ये हैं, ये। फिर तो बस मेरा ख्याल उसका तो पंजाब बचा था, बाकी सब तो काबू में था। बाकी रणजीत सिंह के बाद वो भी चला गया। रणजीत सिंह के बाद वो भी चला गया। 26 में एक बार भरतपुर को टिकाया उन्होंने। हाँ, बस। और 2 ही चीज़ें बची थी, जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर था 1818 के बाद, कुछ नहीं बचा उसके बाद।
तो उनकी और उसी टाइम पे एक मूवमेंट वहाँ पे इंग्लैंड में था, वो था कि अभी रिलीजियस मूवमेंट। उनको ये लगता था कि भी हम इतने बड़े कंट्री में कंट्रोल में कर रहे हैं, क्यों नहीं हम इनको मतलब एक तरह से अपना एनलाइटनमेंट दें और इस तरह चलो की खा कमा लिया, सब हो गया, अब क्या बचा, अब चलो अब धर्म बदलते हैं। धर्म बदलते, तो इस तरह की उनकी ये भी कर बातें। लेते हैं। और मतलब काफ़ी एक तरह से देखा जाए तो जो सबसे प्रॉक्सिमिटी में जो इंडियंस रहते थे गोरों के साथ, वो सोल्जर्स थे। हाँ, बाकी तो पॉपुलेशन से डिस्टेंस पे रहते थे, सोल्जर्स के साथ इतना भी नहीं, पर मैक्सिमम कंपेयर टू अदर इंडियन सोल्जर्स थे। ज़्यादातर वही रहते थे। तो सोल्जर्स से फिर भी उनको पता भी था कि भी ये इनका दिमाग उल्टा है, क्योंकि पहले से ही काफ़ी सारे झगड़े इन सब चीज़ों के ऊपर कि भी हम नहीं जाएंगे, जहाज़ में नहीं जाएंगे, या जहाज़ में जाएंगे तो हमारे लिए स्पेशल इंतजाम अलग होना से है। करो। तो ये इन सबको पता तो था इन सब बातों का, और रिस्पेक्ट करते थे, पर थोड़ा थोड़ा घमंड आदमी के अंदर आने लगता है ना, तो फिर वो वैसे ही उसी हिसाब से चूल फिर पकड़ अनुशासन लेता भी है। सिखाने लगे होंगे, अनुशासन भी कह रहे सिखाने एक ही लगे। चीज़ मिलेगी खाने को, यही खाना पड़ेगा ये सबको, धर्म अठा वर्म कुछ नहीं है। 1806 में इन्होंने सबसे पहले जब एक तरह से टीपू सुल्तान मारा गया और सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में वो भी मराठास भी एक तरह से रिड्यूस कर दिए, तो उसके बाद इन्होंने एक वो लाई ड्रेस रेगुलेशन मद्रास आर्मी के लिए कि आप अपनी मूछें छोटी करो, दाढ़ी काटो, सबके सब टोपी, लेदर की टोपी पहनो, और जैसे मतलब अपना भेस जैसे टोपासीज की तरह ना, उस तरह से बनाने में वैसे बना हुआ अब। तो अब उनको लग गया ये तो ये सब ये हमारे को सब क्रिश्चियन बनाएंगे। तो इस तरह से पहली जो म्यूटिनी उस टाइम पे हुई वो, but there was no big design. And again, this I come back to the same thing again and again. In all these mutinies and everything, there was no experienced officer with field, vision or command or experience. इन सब में ये सब के सब जो नीचे लेवल के सोल्जर्स थे, वो ठीक है, कितना भी ब्रेव हो, एक को मार दिया, दो को मार दिया, उससे नहीं बनता है। विजन नहीं था, प्लान नहीं था। हाँ, एंड इट्स नॉट पॉलिटिकल विजन, इट्स स्ट्रेटेजिक विजन। स्ट्रेटेजिक, स्ट्रेटेजिक, पॉलिटिकल तो था, या पॉलिटिकल तो वो तो सबका था कि था, गोरे हैं, इनको सबको पता हटाओ। था क्या करना है। हाँ। पर स्ट्रेटेजिक विजन कि हाउ डू यू मूव आर्मीज, हाउ डू यू नॉट फाइट, वेयर डू यू फाइट, तो ये सब उनके पास ये तो हमने पढ़ा कि जब मेरठ में हुआ वो, हम चूंकि मेरठ से नाता है, जी तो वहाँ काली पलटन नाम की एक जगह है। जी जी तो बताया गया कि पहले तो ये लगता था कुछ लोगों को कि मतलब हमारे आसपास के कि मंगल पांडे शायद मेरठ में ही थे, क्योंकि वाली बात आई कि भाई मेरठ से ही 1857 क्रांति की शुरुआत हुई थी, जी मगर जी ऐसा था नहीं। जी वो कहाँ बैरकपुर छावनी मंगल पांडे की और कहाँ मेरठ। लेकिन हुआ फिर ये कि जो वहाँ कहानी चलती है जी कि काली पलटन नाम की जगह, यानी कि जहाँ पर काले लोग जो थे, हम लोग, जी हमारी जो पलटन रहती थी उसको अंग्रेज काली पलटन कहते थे। वहाँ एक मंदिर भी है, बहुत मशहूर है। जी तो कहा गया कि कुछ जो हिंदुस्तानी सिपाही उन्हीं दिनों एक जगह है जहाँ पर वेश्याओं के ठिकाने हैं, जी बेसिकली प्रोस्टिट्यूट्स रहती हैं। जी तो कोई गुजर रहा होगा, दो जी तीन सिपाही, जी तो वो कुछ बदतमीजी कर रहे होंगे, कुछ इशारा किया होगा। जी तो किसी एक महिला ने, जो अपने मकान की छत पे बैठी थी और शायद प्रोस्टिट्यूट थी क्या, तो सेक्स वर्कर थी, उसने वहाँ से पलट के कहा कि ऐसा कुछ बोला कि यहाँ बड़े जवान बने घूम रहे हो, इतने ही अगर जवान हो तो अंग्रेजों को सबक सिखाओ ना, मंगल पांडे को देखो। जी बात वहां तक पहुंच चुकी थी। जी जी तो वो वापस लौटे, उन्होंने अपनी छावनी में कहा जी कि बात तो यार सही है, ऐसी ऐसी बात हो गई, ये हो गया, वो हो गया। जी और एक्चुअली वहां से फिर कोई बहसबाजी हुई, उन्होंने किसी अंग्रेज अफसर को मारा। जी मारने के बाद वो गुस्सा तो पहले भी था, जी जी कुछ वो तानाकशी हो ही चुकी थी, मंगल पांडे की खबर यहाँ तक पहुंच गई थी। पहुंच गई। तो फिर वो उन्होंने काफी वहां पर हंगामा मचाया। जी और वो जो मंदिर मैं बता रहा हूँ वहां पर भी कुछ लोग जाके छिपे। या एंड देन अचानक, क्योंकि ये तारीख तय की गई थी कि सारे देश में एक साथ करेंगे हम लोग, चल तो रहा ही था कि Yeah. करेंगे, Yeah. लेकिन ये नहीं पता था कि कब। कब। और ये जब हो गया तो अचानक से फिर उन सिपाहियों ने कहा कि अब छावनी वापस लौटने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि हमने जो करना था वो तो कर दिया भाई, अंग्रेज मार दिया, और अब तो हम निकल ही पड़े बाहर, तो वापस नहीं लौटते हैं। अब एक काम करते हैं, दिल्ली 70-80 किलोमीटर है, अब चलते ही हैं। तो बेसिकली जो आप कह रहे थे, तो पॉलिटिकली तो पता था, अंदर खाने भी लगी रहा था कि यार अब इनको सबक सिखाओ, लेकिन स्ट्रेटजी नहीं थी, लीडर नहीं था, कोई साफ कमांड नहीं थी, ऑर्डर नहीं था। तो बस इसे मार, उसे मार, उसे मार, इसे मार, करते 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 दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली पहुंच गए। So Meerut is very interesting actually, Meerut interesting for obviously the whole thing started from there after the Mangal Pandes, that was widely known in India. उस टाइम पे केबल स्टार्ट हो चुके थे
अब कुछ एक स्कॉलर्स बोलते हैं कि अब मंगल पांडे का पता नहीं था मेरठ में लोग, हाँ ऐसा कुछ नहीं है हाँ कि वो तो आर्मी के जनरल्स खुद अनाउंस कर रहे थे चारों तरफ टू मेक एन एग्जांपल कि हमने उसको मंगल ये पांडे कर को दिया हैंग है, कर दिया हाँ। है, सब तो पूरे वो इंडिया। आइडिया नहीं था कि उल्टा पड़ जाएगा, एग्जैक्टली कि इससे और पर गुस्सा आएगा। मेरठ की इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरठ में गोरों की जो पॉपुलेशन है सोल्जर्स की, वो ऑलमोस्ट इवनली बैलेंस थी। जितने इंडियन सोल्जर्स देसी थे थे उतने उतने ही विदेशी गोरे थे, थे। हाँ। और जो आर्टिलरी है वो गोरों के हाथ में थी। तो वहाँ पे मतलब इतना जो झगड़ा, मेरठ वुड बी द लास्ट प्लेस दैट यू वुड थिंक रिबेलियन वुड कि यहाँ स्टार्ट, होना चाहिए था। यहाँ, क्योंकि वो उनको दबा सकते थे। और मेरठ में पार्ट ऑफ द थिंग्स दैट जो लोग बात करते हैं वो ठीक है, थोड़ा सा फैक्चुअल डिस्क्रिपेंसी ऐसे वो में। होती है, तो हाँ। वो ये सबसे बड़ी डिस्क्रिपेंसी ये हुई कि जो सबसे पहले उन्होंने एक कैवलरी यूनिट को, तो एक ऑफिसर ने बोला कि मैं इनको, ये जो नया कारतूस है इनको मैं ट्रेन करूँगा, कल सुबह उस पे आने के लिए बोलो, हम अपना जो मार्च करेंगे और उसके बाद मैं इनको दिखाऊंगा कि वे कैसे कैसे खोलते हैं सब। कैसे खोलते हैं। तो उसमें रात को बात फैल गई कि भी कल तो ये होने वाला है, और अगले दिन जाके कुछ तकरीबन 80-90 ने लेने से मना कर दिया। अब जिन्होंने मना कर दिया उनको उन्होंने ये लगवा दिए, क्या बोलते हैं, फेटर्स, हाँ, जो तुरंत, हाँ, तो, हाँ। हथकड़ियाँ, हथकड़ियाँ पैर, बिल्कुल। और खासकर पैरों पे भी पैरों हाथ में पे भी, बेड़ियाँ लगाई। और उनको जेल में डाल दिया। तब जो वो जेल में डाल दिया, उसके बाद जो है ये जो सेक्स बिल्कुल, वर्कर्स की बिल्कुल, कमेंट आपने बिल्कुल, बोली बिल्कुल, बिल्कुल। कि इतने ही हीरो हो तो आपके 100 लोगों को जेल में पड़े एग्ज़ैक्टली, हैं। बिल्कुल। तो उससे वहाँ से स्टार्ट हुआ, और अगले दिन फिर जैसे ही मतलब सूरज उदय हुआ उसके बाद किसी को नहीं पता। और एक्चुअली व्हेन यू रीड डॉक्यूमेंट्स, इट डजंट टर्न आउट दैट देयर वाज अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड डेट और एग्रीमेंट। सब कुछ लगता है कि ऐसे ही भगदड़ में, आधे गुस्से में आधे भगदड़ में। हाँ, और वो देखा-देखी में हाँ, देखा-देखी में कि भी इनको पर वो जो 80 लोग थे जिनको बेड़ी में डालना, इन्होंने बेड़ी में डाल के एग्जाम्पल बना के अंदर डालने की सोची, वो दे स्पार्क दैट रिबेलियन। I draw parallel between them and also what happened in February 1946. अब इन नहीं, तीनों को एग्जाम्पल बनाना चाहते थे, इनको वो मंगल पांडे की तरह चाहते थे कि भी हैंग करके सबको बता दें, वही। एंड इंस्टेड ऑफ दैट दे टर्न्ड आउट टू बी द 80 कैवेलियर्स, जिनके कारण पूरा का पूरा वो जो जेल से फ्री करके वो कंबाइन हो गए। हाँ, उन्होंने निकाल हाँ, लिया था। पर लीडरशिप वाली बात इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द इंडियन ऑफिसर्स डिड नॉट हैव कमांड एंड फील्ड एक्सपीरियंस, एंड दे कंटिन्यू टू सफ़र फ्रॉम दैट इन ऑल थिएटर्स एंड पर्टिकुलरली दिल्ली। दिल्ली में सबसे पहले इन्होंने मिर्ज़ा जवान बख्त को बनाया कमांडर इन फोर्सेस का। उसको कभी कोई ट्रेनिंग नहीं थी, 2 दिन के अंदर सब कोई वहाँ चोरी कर रहा है, कुछ ये कर रहा है, सब अलग उसे भी अलग, आइडिया नहीं था कैसे उसको संभालना है। कोई संभालना नहीं। उसको हटा के फिर जो मेरठ का कैवलरी कमांडर था, उसका नाम अभी ध्यान में नहीं आ रहा है, उसको अपॉइंट किया द कमांडर ऑफ फोर्सेस। अब वो 61 साल का, 65 साल का बूढ़ा आदमी था उसने, पर उसका भी एक्सपीरियंस बड़ा लिमिटेड था। कैवलरी का अपना देसी जो प्लाटून या वो अपना अलग वो हिसाब होता है। अलग हिसाब होता है, वो भी नहीं समझ में कोऑर्डिनेट कर पाया। तो ये जो डेफिशिएंसी थी, ब्रिटिश दे मेंटेन्ड इट इफेक्टिवली टिल 1939 दैट इंडियंस आर नॉट इन कमीशन रोल्स एंड दे डोंट हैव फील्ड एक्सपीरियंस, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन आर्मी, especially in the modern warfare, to fight with a coherent strategy in a large field, large country like India. I mean, this is a subcontinental war. When you look at 1857, it was a subcontinental war. It's like world wars in Europe. पूरे continent पे लड़ाई हो रही थी, and that you cannot effectively conduct simply by आप इधर मूव कर रहे हैं, इधर मूव कर रहे हैं. You have to organize them properly. Whereas British control and command was solid. उनके लोग बेशक कम थे, बट उनकी कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर बड़ा सॉलिड था। और दैट वाज वन थिंग, इफ यू लुक एट इट, दैट्स व्हाई इंडिया कुड नॉट गेन इंडिपेंडेंस बिफोर एंड इट फाइनली डिड इन 1946। ये एक मेन चीज़ है। और उसके एक नंबर बड़ा इंटरेस्टिंग मैं सोचने लगा कि कौन सा कंट्री है जो 50% जिसका बजट डिफेंस पे जाता है। ये तो वॉर के टाइम पे ही होता है। हाँ। तो आप सोचो कि 200 साल तक इंडिया वॉज एट वॉर, except for the bloodshed, except for the open bloodshed. It doesn't mean that there was no bloodshed and there were no deaths. Actually, there are Amartya Sen talked about lost Indian women. औरतें जो नहीं बन पाई, abortion हो गया है उसे. They are lost Indians. When in 1700, when British came to India, there were about 20 to 25 Indians for each Briton. By 1800, that number had come down to about 13. By 1900, that number was around 10. आप सोच के देखो उनकी वो जो, अब मैं ये नहीं कह रहा कि उन सबको गोली मार दी या काट दिया, पर पॉवर्टी इज़ द बिगेस्ट किलर।
सो कई पैदा नहीं हुए, जो पैदा हुए वो जल्दी मर गए। हमारी पॉपुलेशन गोरों के कंपैरिजन में इस वर्ल्ड में declined during the 200 years, and that when you look at that figure, that 50% of the productive capacity of the country is being spent on someone else's war effort, तो यही होगा आउटकम, तो यही होगा, चाहे आप उनको डायरेक्टली मारें चाहे आप उनको गरीबी से मारें, गरीबी से मारते तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि इस रिसोर्स के बिना कभी भी ग्रेट ब्रिटेन नहीं बन पाता। मैं कहता हूँ कि आज अगर आइसलैंड है, एक छोटा सा कंट्री है, कोई हिस्टोरिकल ड्रामा हो जाए और किसी तरह से वो पीपल लिबरेशन आर्मी चाइना की उनके कंट्रोल में आ जाए और उनको पे ना करना पड़े, तो दे विल बी द न्यू ग्रेट आइसलैंड। वो भी 200 साल तक सुपर पावर हो जाएंगे। हुआ यही एक्चुअली, यही है, सही कह रहे हैं आप। ये कहानी इसका सारा संक्षेप तो यही है, सारा संक्षेप एक छोटा सा आइलैंड मतलब था, वही ना ज्यादा आबादी ना ज्यादा पैसा, उनके हाथ में एक ऐसा देश पड़ गया जिसमें वैक्यूम बना हुआ था, एंड सेकंड रेट पावर। फ्रांस से इनका क्या कंपैरिजन है, फ्रांस बहुत बड़ी पावर था। नेपोलियन को जब तक इन्होंने नहीं हराया उससे पहले फ्रांस वाज अ लार्ज पॉपुलेशन, ए कंट्री विद मच ओल्डर हिस्ट्री एंड यू नो फार बेटर ऑर्गेनाइज्ड, एंड दे वर फाइटिंग, बट द प्रॉब्लम वाज दे वर फाइटिंग विद देयर ओन रिसोर्सेज। नेपोलियन की आर्मी वाज यू नो सोल्जर्स, सिटीजन सोल्जर्स, इनकी आर्मी रही बाहर के लोग इनकी बारात तो मतलब बेसिकली हमने ढोई है, इनकी डोली हम ढो रहे थे। आईएनए पे मैं थोड़ी सी बात करना चाह रहा था, पॉडकास्ट तो लंबा हो ही गया, तो चलिए थोड़ा सा और लंबा सही। वो जो मुकदमे हुए लाल किले में, उसने कितना फर्क डाला? उसने तो सारा फर्क डाला। आप देखिए आखिरी चैप्टर में सुभाष चंद्र बोस ने उन लोगों की सेना बनाई जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इधर उधर फंस गए, अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे, लेकिन कोई जर्मनी फंस गया, कोई जापान के हाथ पड़ गया और फिर उनकी सेना, मोस्टली जापान वाले, जो जर्मनी के हाथ फंसे थे उनकी छोटी थी और वहाँ से कोई बढ़िया रिस्पॉन्स भी नहीं था, और एक तरह से वहाँ से इंडिया आना, जब यूएसएसआर दूसरी साइड इधर आना, बिल्कुल हाँ, इट बिकेम इम्पॉसिबल। जब तक उसकी होप ये थी कि यूएसएसआर वुड बी ऑन against Britain, but when USSR declared itself against Germany, then there's no land route left to come to India, so वो खत्म हो गया। और वो चाहते भी नहीं थे, हिटलर और नाजी वो भी बड़े मतलब जिसको बोलते हैं रेसिस्ट थे। उनको तो शुरू में तो उनका ये था कि किसी तरह से हमारी अंग्रेजों के साथ डील हो जाए, ये कोशिश थी। वो हिटलर ने तो मीन काम्फ में लिखा भी था कि मतलब उसका विचार ये था कि जो इस तरह की हुकूमत है, ब्रिटिश हुकूमत है हिंदुस्तान पर, तो हिंदुस्तानियों के लिए ठीक है, सभ्य बना रहे हैं। हाँ, वही उसका विचार। मुझे लगता था हम लोग जो हैं और जो ब्रिटेन वाले हैं हम तो सभ्य हैं, जी तो हम बनाए या ब्रिटेन बनाए, सभ्य बना रहे हैं तुम्हें क्या प्रॉब्लम होनी चाहिए? अरे यहाँ तक उसको तो इस बात से उसका एलाइज जापान ने जब सिंगापुर में गोरों को हरा के उनसे सरेंडर करवाया, उसको तो उससे भी खुंदक थी कि ये येलो फेस वालों ने गोरों को इतना भारी डिफीट करी। उसके साथ भी वही हो रहा था वैसे, हराना उसे गोरों को ही था, प्रॉब्लम ये हो रही थी गोरे भी हार रहे हैं यार, और ये पीले हरा रहे हैं, और ये पीले हरा रहे हैं यार। तो जापान के साथ उनकी बनती भी थी और नहीं भी बन रही थी, ये चक्कर था। पर जापानी, और उन्होंने सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कि उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी का 1 साल वेस्ट कर दिया जर्मनी में। अगर उनको पहले आने देते, जैसे ही 42 में ये सिंगापुर की कोलैप्स हुआ, वो पहुंचे 43 के ऑलमोस्ट एंड तक आते अब तब तक तो पूरा वॉर का स्ट्रक्चर ही बदल चुका था, बहुत कुछ बदल गया था। यू बोट्स जर्मनी की सिंक हो रही थी पैसिफिक में, यूएस से जापान के नीचे अटैक करने पहुंच चुका था, दरिया में बहुत पानी बह गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर बिल्कुल मतलब मेरा ख्याल है अंत ही हो रहा था उसका। तो तब तक बात नहीं बची, तो जापान के पास आईएनए को खिलाने के लिए कुछ बचा भी नहीं था, वो खुद ही कोलैप्स कर रहे थे। तो एनीवे 1 साल वहाँ पे उन्होंने वेस्ट कर दिया। पर जब वहाँ जापान में सिंपैथी थी इंडिया के लिए, आप कुछ भी कहो, जापान और इंडिया के कनेक्शंस काफ़ी, जिसको बोलते हैं ना, ओरिजिनल एम्पैथेटिक रहे हैं, और जापानीज़ ने इंडियन कॉज को सपोर्ट भी किया है। अब जैसे महेंद्र प्रताप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद आर्मी रेज करने के लिए रास बिहारी बोस, इन सबको वहीं पे पनाह मिली। रास बिहारी बोस ने तो एक बहुत इंपॉर्टेंट जापानीज लेडी से शादी भी कर ली, बिल्कुल, और वहाँ और एक्चुअली तो आज़ाद हिंद फौज हम जो बाद में देखते हैं जिसको सुभाष संभाल रहे हैं जी, रास बिहारी बोस ने तो उसे मतलब पेड़ बना ही दिया था। एग्जैक्टली। सो महेंद्र प्रताप का तो झगड़ा हो गया जापानीज के साथ पहले ही, तो उन्होंने बोला कि इसके साथ तो हमारी बनेगी नहीं, इसको साइड में लगाओ। रास बिहारी रास बिहारी ठीक थे, रास बिहारी उनके बना के रखते थे, उनके जमाई थे, जो भी कहो, तो उनके बना के रखते थे। तो उन्होंने एक तरह, पर वहाँ पे कोई झगड़ा नहीं, उन्होंने बड़े प्यार से बोस की तरफ अपनी लीडरशिप
दे दी कि हाँ भाई ये पूरे इंडिया में भी इसको लीडर मानते हैं। हाँ हमें बिल्कुल, वो कांग्रेस का प्रेसिडेंट गांधी को हरा के ऑब्वियसली, जो बनता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ही वाज लाइक ही वाज संसद में बोलने का मौका दिया, तो he जो was a हाँ, popular leader that the whole India, the whole Congress masses aspired to, respected. So there was no, if there was one person who had that legitimacy, it was either Gandhi or him. बिल्कुल। Okay, so he had that thing. So anyway, so it was mostly the soldiers who surrendered in Singapore that he started with, and then he expanded. He recruited a lot of local people, a lot of Tamils. INA people think about, it was a funny mixture of Punjab soldiers and the Tamils, And Tamils. who were recruited from that region. So और कितनी खूबसूरत बात है, महिलाओं की ब्रिगेड भी थी। महिलाओं की ब्रिगेड, और उन्होंने वो सब बंद कर दिया कि भी ये जाट ब्रिगेड है, ये कुछ नहीं होगा, तो सब गांधी, नेहरू, ये सब नाम रखे ब्रिगेड के। जी। लक्ष्मीबाई थी जी। कैप्टन लक्ष्मी साइकिल चला रही थी। बिल्कुल, बोले कि अपनी होमोजेनियस बटालियन होंगी। और एक्चुअली तो कई बार मुझे लगता है कि हिंदुस्तान, मतलब अब छोटा मुंह बड़ी बात जी, लेकिन शायद हिंदुस्तान की आर्मी को उस पैटर्न पर चलना चाहिए था जो सुभाष चंद्र बोस ने चलाया था। बिल्कुल, ये भी हो सकता, ये भी बात एक विकल्प हो सकता बिल्कुल था हो सकता कि है हम इस पैटर्न को अपना लेते। या तो उन्होंने उन सब इतनी मतलब इंस्पायर करके उन्होंने लड़ाई की ना। लोगों अभी क्या होता है कि लोग जो खासकर गोरे नहीं, इंडिया में भी लोग ये मानते हैं कि भी INA ने किया, पर क्या किया, कुछ नहीं किया, फाइनली सरेंडर। ऐसा नहीं है। देखिए, आप जब लड़ाई देखते हैं दो पावर्स के बीच में, सबसे अल्टीमेटली आप कौन सा नंबर देखेंगे कि भी एक तो हार और जीत तो क्लियर होती है कि भी ये हार गया और ये जीत है, या फिर संधि हो जाती है। पर मोटिवेशन जो लोगों की है फाइट करने की, आप उसको अगर देखेंगे तो एक ही डेटा आता है कि भी डेथ रेट क्या है। आज जो डेथ रेट INA के सोल्जर्स की थी, दैट्स द हाईएस्ट ऑफ एनी आर्मी इन द वर्ल्ड, एज हाई, इवन स्लाइटली हायर देन द रशियंस। अब अंग्रेजों की डेथ रेट 5% के आसपास रही है। US वालों की, मैं सोल्जर्स की बात कर रहा हूँ, जो सोल्जर्स उन्होंने भेजे, US वालों की भी इसी नंबर के 4-5% के आसपास, रशियंस की 30% के ऊपर, जर्मन्स की 30-31 के आसपास परसेंट। INA सोल्जर्स का डेथ रेट 50% के आसपास है। इवन जो मतलब एंटागनिस्टिक अकाउंट हैं वो भी कहते हैं कि 40% मारेंगे। अब मरेंगे इसीलिए ना कि आप लड़ रहे थे, आप कुछ कोशिश कर रहे थे, और आपकी मतलब आपके पास वेपन्स और स्ट्रेटजी और नंबर्स नहीं थे, तभी तो मरेंगे। नहीं तो सरेंडर करके अपनी जान बचाने का मौका तो सबके पास है। सो द विक्ट्री एंड डिफीट डज नॉट define the motivation of the soldiers. These soldiers fought very hard. They were very small in number. They were facing the largest army in the world. इसकी स्लिम की आर्मी, मिलियन के ऊपर उसका नंबर था। उससे 50,000 लोग, और इनके पास एयरफोर्स थी, US एयरफोर्स थी, कारपेट बॉम्बिंग करके पूरा मतलब वहाँ धमासान मचा दिया। इनके पास 40-50,000। और एक्चुअली वो जो सोचकर चले थे वो पूरा हुआ भी एक मायने में, क्योंकि जब वो कैद होकर और लाल किले पहुंचे और मुकदमा हुआ, और पहली बार नेहरू ने भी कोट पहना कि हम पैरवी करेंगे, तो जो आप मानते भी होंगे कि जिस तरह से फिर सेना में का संतोष हुआ हिंदुस्तान की, कि ये तो हमारी भाई बंधु थे, वॉर में इनकी तरफ से लड़ने गए थे अंग्रेजों की, अब अपने देश के लिए लड़ने आए थे, और तुम उठा के इनका कोर्ट मार्शल करो। और मुझे लगता है अंग्रेज भी इस डिलेमा में रहे होंगे कि इनका करें तो करें क्या। तो शुरुआत में तो उन्होंने बड़े मतलब ये गर्मजोशी से बोले कि हो चलो रेड फोर्ट पे ट्राई करते हैं, इनको उदाहरण बनाएंगे, हाँ मंगल पांडे बनाएंगे, और सब चारों तरफ इसकी खबर भेज देंगे ताकि ये इनडिसिप्लिन दोबारा ना हो। और ऑकिनलैक जो कमांडर था उस टाइम पे, ही वाज एक्चुअली इन फेवर ऑफ एग्जीक्यूटिंग एनीबडी who's gone against who's committed treason, and he was saying this not only for Indians but for white soldiers as well, anybody who retreated, anybody who did not follow orders. पर वो जब उसने रियलाइज किया कि हो क्या रहा है, he is the one who changed his mind. He said कि you cannot, जो इनिशियल लिस्ट इन्होंने ड्रॉ की थी, that ran into hundreds if not thousands. Out of that list they kept making it smaller. Finally 3 were tried, और तीनों को ट्राई करके and they were let go. And बाकी जो 5-10 और थे, वो भी उनका भी एग्रीमेंट हो गया था कि अगस्त 1947 के टाइम पे they will also be fine. So सब शूट छाड़े। and all of this, the intelligence reports throughout
where intelligence actually reports to the army, to Whitehall as well, that the situation in India is deteriorating on a daily basis. You cannot rely on the Indian army anymore. और वहाँ से लंदन से फिर बार बार उनको पूछते हैं कि कोई भी कंपोनेंट इंडियन आर्मी का नहीं रिलाई कर सकते, गुरखाज का क्या हाल है? वो बोले कि गुरखाज भी हिंदू हैं इवेंचुअली, यू माइट थिंक अबाउट इट, बट यू नो इन इफ देयर इज अ लार्ज कॉन्फ्लैग्रेशन तो इनके साथ जाएंगे। वे इनके साथ जाएंगे। वो बोले कि फिर क्या हो रहा, बोले एक ही इसका तरीका है कि आप यहाँ पे 5 डिवीजन भेजिए। अब उनके पास 5 डिवीजन कहाँ है वर्ल्ड वॉर के पास? सो यू नो ऑकिनलैक वाज प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट कि ये आप ये एयरफोर्स पे हम कब्जा करेंगे ताकि अगर इफ़ वी हैव टू रन फॉर आवर लाइफ, यूरोपियंस बेसिकली, एंड दैट्स द ओनली वे वी कैन भाग लेंगे। या ये भाग लेंगे या फिर सिक्योर कर सकेंगे अपनी पॉपुलेशन। तो उनको समझ में आ गया धीरे धीरे। पर जब वो नेवल म्यूटिनी जिस दिन हुई, यही मैं आ रहा था, बताइए। हाँ, हाँ, क्या हुआ 46 में? 46 में क्या हुआ कि ये मतलब एक तरह से रॉयल इंडियन नेवी भी स्टार्ट किया गया इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, और इन्होंने कई सारे जवान लोगों को रिक्रूट किया। हाँ। तो वो जवान लोग फिर वो सुनते थे, उनके पास रेडियो होते थे, तो वो सुन लेते थे भी क्या हो रहा है सिंगापुर में, बोस ने ये किया वो किया, तो इस तरह की चीज़ें वो सुन रहे थे। तो एक रेसिस्ट ऑफिसर ने मिसबिहेव किया एक शिप के ऊपर कुछ लोगों के साथ, और उसके बाद उन्होंने वहाँ पे रिवोल्ट कर दिया। रिवोल्ट करके और वो मुंबई में, हाँ। और कराची में भी हुआ ये। अच्छा। शुरुआत मुंबई में हुआ पर ये कराची तक भी गया, और तकरीबन फाइनली 20,000 ऑफ देम रिवोल्टेड इन मुंबई एंड कराची। और उन्होंने जाके अपने अंग्रेज ऑफिसर थे उनको पीट पाट के भगा दिया, वो सब अंदर चले गए। तो काफ़ी मतलब मलबा काफ़ी दंगल 2-3 फिर लगा कि यार ये जो इनडिसिप्लिन है तो इतना भयानक ये बढ़ तो गया इतना है, भयानक हो रहा है। तो उसमें कोई उदाहरण भी पेश नहीं कर वो सकते। सरदार पटेल को बोले कि प्लीज आप इनको हाँ बोलो एग्जैक्टली, ठंडा हो। सरदार पटेल को कहा कि ना कहिए भैया हाँ कि चल तो रही है बात, अब कैसे करोगे? तो प्यार मोहब्बत में चला लो। हाँ फिर गांधी ने भी यही बोला कि अब ये जा तो रहे हैं, क्यों मतलब मत ही करो तो अच्छा, मत ही करो अच्छा है, नहीं तो गड़बड़ मामला खराब हो जाएगा। इस तरह की बातें करके उनको, और किसी को पनिश कुछ नहीं किया गया फिर। तो जब इतने बड़े स्केल पे, एक तो पहली म्यूटिनी हुई सिंगापुर में, और ये तो कंट्री के अंदर हुई और आप उसका कुछ नहीं कर पाए, देन द राइटिंग वाज क्लियर फॉर एवरीबडी। जो गवर्नर्स हैं, प्रोविंशियल गवर्नर्स हैं, वो लिख रहे थे जनरल इसको वाइस रॉय को कि मेरे पूरे प्रोविंस में सिर्फ 20 अफसर हैं। अगर मैं कल पेपर पढ़ रहा था 1857 की म्यूटिनी के, और जो बटालियंस जो अदरवाइज बहुत पीसफुल थी, बहुत अपने ऑफिसर्स को प्यार करती थी, वो ओवरनाइट उन्होंने मार काट के और रेबेल करके भाग ली। मेरे को लगता है यही होएगा अब की बारी भी। आप प्लीज़ इसको मामले को आगे मत बढ़ाओ। और एक नहीं, चारों तरफ से सब अपने घर भेजने लगे, जिनकी कैपेबिलिटी थी अपने फैमिलीज को घर जाने लगे। और फिर हाँ वो बात भी हो ही रही थी भाई, छुट्टी लेने के लिए एप्लीकेशन डाल दी कि भी मेरे को जाना है, लाइक सो सबको घर याद आने लगा। सबको घर याद आने लगा उस टाइम पे। सो क्योंकि दे हैड कॉन्शियसनेस दैट दिस कंट्री कैन गो मैड सडनली द वे इट वेंट इन 1857, एंड देन ऑब्वियसली द वायलेंस बिटवीन। और इस बार इसलिए बड़ा हो सकता था क्योंकि फिर वही बात की एक तरफ मतलब कांग्रेस खड़ी थी जो अब तैयार थी कि भाई अब आप जाओ, और एक तरफ जिन्ना मजबूत हो चुके जो कह रहे अब हमें तो हमारा देश दे दो जी। और फिर लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव वो तो वहाँ था ही भाई उनके एजेंडे में, और वो छोड़ना नहीं चाहते थे। नहीं छोड़ना कहाँ चाहते थे, लेकिन उनके जो अलाइज थे वो तो चाहते थे कि अब छूटे। हाँ उनका ये था कि देखिए कोई इंडिया को नहीं छोड़ना चाहता था ब्रिटेन में। वो 47 में छोड़ो, वो आज भी उनको किसी तरह से दोबारा मिल जाए इंडिया। कौन छोड़ना चाहता? तो कौन छोड़ना अब तो कौन छोड़ना चाहेगा? आप आम आदमी की बात करो कि आपको जो नहीं, हमें ब्रिटेन मिल जाए हम नहीं छोड़ना चाहेंगे। कोई नहीं छोड़ना चाहेगा। और ब्रिटेन मिल जाए और वहाँ पे आपके लिए चपाती भी बनाए और आपके लिए काम भी करे, कौन छोड़ेगा? तो वो नहीं छोड़ना चाहते थे। और जबकि उन्होंने 50s में कीनिया में इतना 10,000 लोगों को मारा, रेप किया वहाँ पे, उन्हें तो नहीं छोड़ा उन्होंने। वो नहीं छोड़ना चाहते थे कहीं पे भी। ये तो इनको प्रैक्टिकल लोग थे, इंडिया को इन्होंने समझ रखा था, देखा था, इनको पता था कि भाई इंडियन आर्मी के कारण ही हम इस कंट्री के ऊपर राज कर पाए हैं। इसीलिए गांधी के साथ ये खेल खेलते रहते थे 20s 30s, दे डिडंट बॉदर मच अबाउट इट। उनका मूवमेंट था भारत छोड़ो 42 को कितने ब्रूटली क्रश कर दिया था। इनका ये था कि काबू सच्चा और झगड़ा झूठा, कि आर्मी हमारे पास है और हम उसके बाद देख लेंगे किसी में क्या औकात है किसी। हाँ, लेकिन बस ये है कि जो मैं मानता हूँ, जितना मैंने पढ़ा समझा, कि एक जो डिसकंटेंट था उसे फैलाने में आईएनए का भी भरपूर हाथ था जी। गांधी के लगातार हो रहे आंदोलन, जेल में नेता जा रहे थे, लोग देखते थे कि हमारे नेता जेल में भरे पड़े हुए हैं। और फिर एक ये भी बात है कि जो आप कह रहे थे कि 1946 फिर नेवल भी हो गया, और फिर जो सर्कमस्टांसेस दुनिया में थे, और सच है कि भाई क्यों तो
यूएसएसआर चाहेगा जी कि इनकी कॉलोनी इनके पास बनी रहे, Yeah. क्यों अमेरिका चाहेगा कि इंग्लैंड के पास इनकी कॉलोनी बनी रहे। जी तब तो अपना आपस का कंपटीशन भी शुरू हो ही गया था। हाँ, तो अब यूएस चाहते थे कमजोर होना ही चाहिए अब तो इंग्लैंड। यूएस हल्का हल्का करता था। यूएस ने कभी ज़्यादा दबाव नहीं दिया कि भी आपको वो बोलते थे, क्योंकि वो अपने आप को भी एक थोड़ा सा फ्रीडम वो एंगल मानते थे, पर उन्होंने कोई खास वो नहीं किया इसको। नहीं तो वो चाहते तो इंडिया को पहले इंडिपेंडेंस या वो मिल सकती थी। और यूएसएसआर का भी था, पर इतना यूएसएसआर को मिल गया था जो उनको चाहिए था, पूरा ईस्टर्न यूरोप उन्होंने वहाँ पे कब्जा कर लिया था। तो यहाँ पे वो भी मेन फैक्टर इनका यही था कि भी अब यहाँ पे जान माल का नुकसान हो तो सकता प्यार है, मोहब्बत से निकल प्यार जाओ। मोहब्बत से निकल लो, क्योंकि ये देखो ये मारकाट शुरू हो गई है। और एक चाइनीज में सेइंग होती है ना कि यू किल ए मंकी टू स्केयर ए डॉग, और टू किल ए डॉग टू स्केयर ए मंकी। तो वो भी बात हो गई थी। उनको लगता था कि ये आपस में जो हो रहा है झगड़ा, अगर हम किसी तरह से इसमें फंस गए तो उसमें और भी बुरा हाल होएगा। दैट्स व्हाई दे वर एक्सप्लिसिट instructions to not use the white army, the white component of the British army, to save local lives. It was only meant to save European lives and a safe evacuation during 1946-47. और मुझे कई बार ये भी लगता है कि शायद एक हद तक इंग्लैंड में लीडरशिप भी उस हद तक कमजोर हो चुकी थी। लीडरशिप तो थी, देखो लीडरशिप हाँ। कमजोर तो नहीं है। लीडरशिप का उनका ये था कि भी अब हमने वॉर इतना बड़ा फाइट किया है, नाउ पीपल आर लुकिंग फॉर समथिंग पर एक डिफरेंट। थकावट तो थी, मतलब बहुत ऊर्जा बची नहीं थी, क्योंकि जिस वक्त वो इंडिया को चला रहे थे जी वो ठीक ठाक पोजीशन में थे चलाने की। वो सोचते थे, समझते थे, आपस में बात करते थे। चर्चिल का तो हमेशा ही जोर रहा, पकड़े रहो। जी लेकिन आप देखिए, मतलब एक थकावट है, चर्चिल में भी थकावट है नहीं, ना। आप ये देखिए, अगर आपको थकान है तो आपके कोई पैर दबाएगा शाम को, तो उससे थकावट दूर होगी ना। तो उस थकावट का और इंडिया की इंडिपेंडेंस का कोई ज़्यादा रिलेशनशिप नहीं है। वो थकावट उनकी उनका अंदर जो पॉलिटिकल सिस्टम था, जो द वर्कर्स वांटेड मोर राइट्स, वुमेन गॉट लिबरेटेड ड्यूरिंग द वॉर एंड ऑल ऑफ दैट। तो लेबर पार्टी लेकिन सत्ता में आ चुकी लेबर थी। पार्टी सत्ता में है, पर लेबर पार्टी में जो आपका हर्बर्ट स्मिथ, वो जब जॉइंट गवर्नमेंट में था चर्चिल के साथ, और जब वो चर्चिल के साथ जो जॉइंट गवर्नमेंट में था, तो ये कहता था कि कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस देने का ये मतलब है कि बंदर को चाबी दे दी कि वो चाबी देने के बाद ये क्या करेगा कि बंदर, क्या करेगा पता नहीं, ये खुद को चला नहीं पाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। हाँ, मतलब हमारी वजह से तुम एक देश हो। हाँ, कि बंदरों को चाबी देना है, इनको इंडिपेंडेंस देना भूल जाओ। और वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर था उस लेबर गवर्नमेंट में। तो और फिर हम ये कहें कि उसी लेबर गवर्नमेंट ने हमें आज़ादी दे दी भाई आखिर में। हाँ अजय, उन्होंने कुछ नहीं दे दी। वो तो सिर्फ वो तो ये चाहते थे कि भी घसीटो, कितना घसीटा जा सके जब तक। जितना उनका मेजर एस्टेब्लिशमेंट का ये व्यू था कि they thought that India can only be independent if its army is sovereign army under Indian control, meaning that the officer cadre is Indianized. और जो उनकी स्कीम थी 1939 से पहले, उन स्कीम्स के अनुसार जो उन्होंने स्टार्ट किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, दैट वुड हैव टेकन एटलीस्ट 100 years। 30 साल की उनकी कोशिशों के बाद 300 ऑफिसर थे 1939 में, 5000 के कैडर में से सिर्फ 300। अगर उस स्पीड से चलते उनकी प्लान, क्योंकि उनका ये बड़ा क्लियर था कि जब इंडियन आर्मी का कंट्रोल इंडियन ऑफिसर्स के हाथ में आ जाएगा, उस दिन बाद हम इस कंट्री में नहीं रह सकते, नहीं रहेंगे। ना तो हम रहेंगे ना हम रह सकते। एंड दैट इज़ आवर व्यू ऑफ व्हेन इंडिया ऑट टू बिकम इंडिपेंडेंट। इट वाज लाइक जड़ से जुड़ा हुआ सवाल था कि इंडिया, हम क्या सोचते हैं, भाड़ में जाए, इनके कास्ट डिवीज़न, ये इनकी अपनी दिक्कतें हैं। हमारी तरफ से हम इनकी इंडिपेंडेंस को एनविजन करते हैं वो टाइम जब इंडियन आर्मी को इंडियन अफसर कंट्रोल में करेंगे। उस टाइम के बाद ना तो हम रह सकते हैं और ना हम रहना चाहते हैं। वो बड़ी क्लैरिटी थी इनकी कि उसके बाद दौड़ा के मारेंगे भाई। हाँ, उसके बाद अगर कभी भी रिवॉल्ट हो गया ना, फिर कोई नहीं बचाने वाला है। तो कम से कम ये बात थी हाँ, कि कुछ लोग अपनी तरफ भी थे, क्योंकि चल यार अफसर की शर्म कर लो। अनपढ़ आदमी है, उसको क्या है, अनपढ़ आदमियों का यही होता है ना कि जो अफसर ने बोला वो काम करेगा। अब जो पढ़े लिखे आदमी, 1857 फेल होने के तो बहुत कारण है। पंजाब नहीं खड़ा हुआ, बहुत सारी चीजें नहीं हुई उस वक्त, बहुत सारी। और फिर जैसा मैं कह रहा हूँ, कोई ना गांधी ना सुभाष, कोई फैक्टर ही नहीं थे जी, उस तरह की चीजें। लीडरशिप का फेलियर अकॉर्डिंग टू मी इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न। अब बहादुर शाह जफर जैसे ही वो वहाँ से आए, एक तरफ से तो पहले तो वो चाहता नहीं था इन्वॉल्व होना, फिर जब उसने ब्लेसिंग दे दी तोप के अपना वो कर दिया, उसने फटाफट अपना एक ये डिस्चार्ज किया कैमल राइडर कि जाके आगरा में बताओ लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि यहाँ पे हल्ला हो रहा है।
उसको बोलो कि हेल्प भेजे टू रिस्टोर ऑर्डर। तो वो अपने दोनों तरफ की, वो अपना बूढ़ा आदमी कोशिश कर रहा हाँ था कि भाई ये भी यहाँ से क्या पता कि ये ऊँट किस भाई करवट पता नहीं, बैठेगा। हाँ, और उम्रदराज था और एक्सपीरियंस्ड भी था और पता था हाँ और ये जानता था कि बहुत बड़े व्यापक तौर पर तो हम ऐसा कुछ कर भी नहीं रहे कि जी, चले जाएंगे। या और उसकी पूरी उम्र अंग्रेजों को देखते हुए गुजरी हाँ, थी, उसे उसे उसने तो मालूम था कि पेंशन देते थे उसको, और हाँ उसका जिंदगी तो चल रही थी एक तरह हाँ, से। और उम्र कम, मतलब उम्र इतनी ज्यादा और आगे कोई था भी नहीं था भी देखने नहीं, वाला। बिल्कुल। तो एक अजीब सा, मतलब कह सकते हैं कि ऊहापोह था, कोई क्लैरिटी नहीं थी, जी इसलिए 1857। बट जो कुछ भी है, पॉडकास्ट का अंत है ये। एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि हिंदुस्तान की आज़ादी का जो इतिहास है कई पहलुओं से लिखा गया है और लिखा भी जाना चाहिए। कई दृष्टि होती हैं इतिहास की, उनमें एक दृष्टि ये भी है कि हम इंडियन आर्मी के स्ट्रगल के या उसकी जर्नी के थ्रू समझें कि पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, अंततः जो हमने बात की INA जी एंड देन 46 की म्यूटिनी। या, तो ये इस तरह देखना भी ज़रूरी था। ये ज़रूरी काम आपने कर दिया अपनी पहली किताब में। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद और धन्यवाद। मैं सच में चाहूँगा कि जिस किसी की भी दिलचस्पी हिंदुस्तान की आज़ादी और संघर्ष के इतिहास में है, उसे ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए। और हिंदी वालों के लिए इसका अनुवाद करवा दीजिएगा प्लीज़, बात करके हार्पर वालों से। हाँ, उनको अब तो बोलूँगा, हिंदी के और काम आपका नाम भी बोलूँगा कि इन्होंने बोला है कि प्लीज़ बोलिएगा, जी क्योंकि इतनी अच्छी किताबें अंग्रेज़ी में काफ़ी आती हैं, जी हिंदी में अब आती हैं लेकिन फिर भी कम है, तो इसे हिंदी में होना चाहिए। मेरा कहना ये है कि ये जो है ना सच्चा इतिहास, एक बार फिर इतिहास लिखो, इससे हट के ये होना चाहिए कि इतिहास के अलग अलग वर्जन्स होने चाहिए। जी हमें अपने विवेक बुद्धि से जो ठीक लगे सो ठीक है, जी, क्योंकि ना तो आपने जाके देखा ना मैंने जाके देखा है। उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर बिल्कुल जितनी आपसे मेहनत हो सकती थी आपने लिखा है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने का रविंद्र जी। लंदन जाएंगे आप तो अब फिर एक और नई किताब लिखिएगा। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा मजा आया आपसे बात करके, और थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। तो बताइएगा इस पॉडकास्ट के बारे में radio@aajtak.com पर। और हिस्ट्री मुझे पसंद है और कई बार लगता है शायद आपको भी है, इतना आप देखते सुनते हैं हिस्ट्री के पॉडकास्ट। तो कोशिश यही थी कि एक ये पहलू और है, थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए। रविंद्र राठी जी के कृपा से, उनके हवाले से, उनकी मेहनत से ये काम भी हो गया। तो अगले गुरुवार फिर मिलेंगे। पढ़ा कुनितिन में आज इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।